सारे सीरीज़ के आज एपिसोड आएंगे, चारों सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी आते रहेंगे एपिसोड। कभी कभार मिसिंग होता है, मैक्सिमम टाइम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और नई सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नई सीरीज़ अभी नहीं आई है तो इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक ज़रूर दे दूँगा, और ये भी सारी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूँगा। फॉर्मेशन के भीतर काउंटलेस स्पिरिट स्टोन्स हर तरफ फैले हुए थे। सिर्फ टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ही नहीं, वहां मिड ग्रेड और लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी मौजूद थे। ये सभी आरव की वर्षों से जमा की गई संपत्ति थी। इसके अलावा वहां बड़ी संख्या में रेयर प्रेशियस मटेरियल्स भी थे। उनमें भयंकर स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी और उन्हें फॉर्मेशन को स्टेबल रखने की फाउंडेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। लव फॉर्मेशन के सेंटर में बैठा था। वह अपनी बड़ी आंखें ब्लिंकिंग करते हुए चारों तरफ एक्साइटेड होकर देख रहा था। क्या अब वो आखिरकार कल्टिवेशन कर पाएगा? अब उसे पूरा दिन सिर्फ मूव्स प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। पास खड़े सभी लोगों के एक्सप्रेशंस बेहद सोलम थे। इस समय राज को अचानक समझ आने लगा कि आरव क्या करने वाला है। ये फॉर्मेशन उस बच्चे के लिए था। वह शॉक्ड होकर चारों तरफ देखने लगा। ये कैसी फॉर्मेशन है? लेकिन वह पहचान नहीं पाया। उसने अपने जीवन में कभी ऐसी ग्रैंड फॉर्मेशन नहीं देखी थी जो इतने टेरिफाइंग रिसोर्सेस कंज्यूम करती हो। यहाँ जितने रिसोर्सेस थे, उन्हें देखकर इवन पियरलेस एक्सपर्ट्स भी डर के मारे बेहोश हो जाते। दूसरी तरफ आराध्य का एक्सप्रेशन बेहद कॉम्प्लिकेटेड था। उसके चेहरे पर खुशी भी थी और चिंता भी। समृद्धि और बबली लियाशांग लगातार उसे कंफर्ट कर रही थीं। वरी मत करो, अर्नव लव को प्रोटेक्ट करेगा। लव ठीक रहेगा। इस ऑर्डील के बाद वह कल्टिवेट कर पाएगा। और आरव ने खुद कहा है कि लव की फिजीक बेहद टेरिफाइंग है। शैकल्स टूटने के बाद उसका फ्यूचर लिमिटलेस होगा। तुम्हें खुश होना चाहिए आराध्य। हालांकि ऑर्डिनरी डेज में ये महिलाएं अक्सर एक दूसरे से आयु करती थीं, लेकिन इस मोमेंट में वे बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स जैसी थीं। छपाक छपाक, आरव ने आखिरकार स्पिरिट स्टोन्स के उस माउंटेन जैसी पाइल को खाली करना खत्म किया। असल में वह काफी काम था। स्टार चार्ट में स्पिरिट स्टोन्स इतने ज्यादा थे कि अब वह उन्हें गिनने तक की जहमत नहीं उठाता था। आरव ने लंबी सांस छोड़ी। सभी चीजें उसके चारों तरफ प्रकट होने लगीं। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, फॉर्मेशन एक्टिवेट। बूम! अचानक ग्रैंड फॉर्मेशन के बाहर गोल्डन लाइट बैरियर फैल गया। बैरियर प्रकट होते ही चारों दिशाओं में फैलने लगा। उसने आरव और लव दोनों को कंप्लीटली एनवेलप कर लिया। बैरियर लगातार एक्सपैंड होता गया। जो लोग पहले पास खड़े थे वे मजबूर होकर पीछे हटने लगे। आखिर में टेंस ऑफ थाउजेंड्स माइल्स तक फैला हुआ बैरियर बन गया। बैरियर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी डेंस थी कि हर सांस के साथ लोगों को महसूस हो रहा था कि उनके पॉज खुल रहे हैं और कल्टिवेशन बढ़ रही है। ग्राउंड पर मौजूद काउंटलेस स्पिरिट स्टोन्स लगातार एनर्जी रिपल्स रिलीज कर रहे थे। ये काउंटलेस रेसेस की अक्यूमुलेटेड वेल्थ थी। यहाँ मौजूद स्पिरिट स्टोन रिसोर्सेस को देखकर कहा जा सकता था कि स्टार्ट कॉन्टिनेंटल की आधी वेल्थ यहीं इकट्ठा थी। इसके बाद आरव ने मिरियड मैनिफेस्टेशंस की सहायता से स्पिरिट स्टोन्स की स्पिरिचुअल एनर्जी गाइड करनी शुरू की। पहला स्टेप शुरू हुआ। बाउंडलेस स्पिरिचुअल पावर ने लव के शरीर को क्लेंस करना शुरू किया। उसका डैंशन लगातार नरिश हो रहा था। जो डैंशन पत्थर की तरह सॉलिड था उसे स्पिरिचुअल एनर्जी के अनुकूल बनाया जा रहा था ताकि वह फ्यूचर में स्पिरिचुअल पावर स्टोर कर सके। डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी कई स्पिरिट ड्रैगन्स में कंडेंस हो गई। वे बैरियर के भीतर उड़ते हुए घूमने लगे। आरव ने जोर से चिल्लाया, गो! सभी स्पिरिट ड्रैगन्स लव की तरफ टूट पड़े। लव थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया। उसे इन स्पिरिट ड्रैगन्स से पावर भी महसूस हुई और डेंजर भी। वो अभी बहुत छोटा था। इतनी अबंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पूरे शरीर को क्लेंस कर रही थी। अगर स्लाइटेस्ट मिस्टेक हो जाती तो उसका शरीर बर्स्ट हो सकता था। यदि स्पिरिचुअल एनर्जी का अमाउंट कंट्रोल से बाहर हो जाता तो लव का फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो जाता। वह क्रिपल भी बन सकता था या सीधे एक्सप्लोड होकर मर सकता था। ये फॉर्मेशन बेहद डिफिकल्ट थी। जरा सी गलती लव की लाइफ खत्म कर सकती थी। इस प्रकार की मैजिक फॉर्मेशन सिर्फ कोई बेहद क्लोज पर्सन ही ऑपरेट कर सकता था। स्पिरिचुअल एनर्जी का वायलेंट स्ट्रीम लव के डैंशन में घुसा। उसका चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। उसे अपने लोअर एब्डोमेन में कूल वार्म करंट सर्कुलेट होता महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर गई, वो लगातार डिसअपेट होने लगी। शुरुआत में सब ठीक था क्योंकि आरव डोसेज केयरफुली कंट्रोल कर रहा था।
लेकिन थोड़ी देर बाद लव को पेन महसूस होने लगा। ये थ्रॉबिंग पेन था। उसे लग रहा था कि उसका छोटा शरीर इमेंस स्पिरिचुअल पावर से फट जाएगा। लेकिन यह नेसेसरी प्रोसेस था। इमेंस स्पिरिचुअल पावर उसके शरीर को क्लेंस कर रही थी और डैंशन के सॉलिड रॉक को तोड़ रही थी। लव एगनी में चीख पड़ा। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और एक्सप्रेशन एक्सट्रीम पेन से भर गया। फादर, दर्द हो रहा है, आरव ने टीथ ग्रिट करते हुए गर्ज कर कहा। होल्ड ऑन। उसके फॉरहेड पर वेन्स उभर आई थीं, पूरा चेहरा लाल हो गया था। काउंटलेस स्पिरिट स्टोन रिसोर्सेज को कंट्रोल करके इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी लव के शरीर में डालना वास्तव में बेहद डिफिकल्ट टास्क था। आरव का दिल दर्द से भर गया, लेकिन लव को ये हर्डल खुद पार करना ही था। बैरियर के बाहर आराध्य की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। वो हेल्पलेस होकर अपने बेटे को सफ़र करते देख रही थी। समृद्धि और बबली लियांजहैंग उसे सॉफ्टली कंफर्ट कर रही थीं। बैप्टिज्म लगातार जारी रहा। ये प्रोसेस बेहद लंबा था। पूरे 3 आवर्स बाद जाकर पहला हर्डल पूरा हुआ। 3 रेसेस के इंटरसेक्शन पर मौजूद मिस्टीरियस अरे अब सीक्रेट नहीं रहा था। खासतौर पर नियरबाई होमलेस ब्लैक मार्केट में केओस फैल गया। बैरियर लगातार हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा था और उसके भीतर से टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकल रही थी। ब्लैक मार्केट के लोग फिर पैनिक में भागने लगे। यह आखिर हो क्या रहा है? कौन है इस बार? अब मैं इस ब्लैक मार्केट में कभी नहीं आऊँगा। ये स्टार्ट कॉन्टिनेंटल की सबसे डेंजरस प्लेस बन चुकी है। पहले जो जगह सेफेस्ट हेवन मानी जाती थी, अब वही सबसे डेंजरस लोकेशन बन गई थी। लेकिन कुछ डेयरिंग लोग सीक्रेटली पास आ गए। उन्होंने देखा कि बैरियर के भीतर कौन मौजूद है, और यह खबर लाइटनिंग स्पीड से फैल गई। अब स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में आरव सबसे हॉट टॉपिक बन चुका था। खासतौर पर हाल ही में उसने डेमन रेस, मॉन्स्टर रेस और अंत में ह्यूमन रेस तक को लूट लिया था। अब हर कोई जानना चाहता था कि आरव आखिर कर क्या रहा है। इस बार 3 रेसेस के इंटरसेक्शन पर इतना मैसिव बैरियर बनाना नेचुरली काउंटलेस एक्सपर्ट्स का अटेंशन अट्रैक्ट कर चुका था। वे सब एक के बाद एक वहां आने लगे। कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता था। सब सिर्फ देखना चाहते थे। यहाँ तक कि एंशिएंट डेमन एंसेस्टर्स जैसे निक और निक भी खबर सुनकर निकल पड़े। दूसरी तरफ बैरियर के भीतर लव पहला ट्रायल पूरा कर चुका था। काउंटलेस स्पिरिट ड्रैगन्स डिसपेट हो गए। आरव एग्जॉस्शन से हेविली पंथ कर रहा था। फॉर्मेशन के सेंटर में लव जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर से लाइट निकल रही थी। पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस लगातार फैल रही थीं। ये स्पिरिट ड्रैगन बैप्टिज्म का रिजल्ट था। आरव ने गंभीर स्वर में पूछा, लव ठीक हो? लव ने टीथ ग्रिट करके धीरे धीरे उठते हुए कहा, ठीक हूँ फादर। उसने अभी अभी ऐसा पेन सहा था मानो उसका शरीर काउंटलेस टाइम्स एक्सप्लोड होने वाला हो। लेकिन अंत में उसने उसे एंड्योर कर लिया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका शरीर बदल चुका है। खासतौर पर उसका डैंशन अब वहां हमेशा वार्म करंट फ्लो कर रहा था। उसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई महसूस हो रही थी। पूरा शरीर पावर से भरा हुआ था। आरव ने डीप वॉइस में कहा, लव अब नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। यस फादर। पहले स्टेप के बाद लव का डैंशन फाइनली स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर करने लायक बन चुका था। अब दूसरा स्टेप शुरू होना था, एंशिएंट सेक्रेड बॉडी की प्राइमोर्डियल पावर रिलीज करना। आरव का एक्सप्रेशन बेहद सोलम हो गया। उसने हाथ घुमाया। बैरियर के भीतर मैसिव स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होकर वॉइड में कंडेंस होने लगी। धीरे धीरे एक जाइगैंटिक गोल्डन हैमर प्रकट हुआ। यह स्पिरिट हैमर प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से बना था। उससे लगातार डैजलिंग स्पिरिचुअल लाइट निकल रही थी। बैंग! अनॉमस स्पिरिट हैमर नीचे गिरा और सीधे लव के शरीर पर आकर लगा। लव तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसका छोटा शरीर स्पिरिट हैमर के सामने किसी एंड जैसा लग रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी। बैंग बैंग बैंग! हर हैमर स्ट्राइक के साथ लव के शरीर से इम्प्योरिटीज बाहर निकलने लगीं। लव अभी बहुत छोटा था। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी लंबे समय से डोमिनेंट स्टेट में थी। इसलिए इस स्टेप का पर्पस होली बॉडी एसेंस को फोर्सफुली बाहर निकालना था, और इसके लिए स्पिरिट हैमर बैप्टिज्म जरूरी था। हर हैमर स्ट्राइक लव की फ्लैशली बॉडी को रिफाइन कर रही थी। बैंग बैंग बैंग! लव फॉर्मेशन में इधर उधर लुढ़क रहा था। पूरा शरीर वूंड्स से भर गया। आखिर में उसने ब्लड तक स्पीड करना शुरू कर दिया। आरव जोर से चिल्लाया, होल्ड ऑन! उसे अपने बेटे के लिए बहुत दर्द हो रहा था।
लेकिन इस स्टेप की कोई टाइम लिमिट नहीं थी, जब तक एंशिएंट सीक्रेट बॉडी की ओरिजिन पावर पूरी तरह बाहर न निकल आए। तब तक स्पिरिट हैमर स्ट्राइक्स जारी रहनी थी। बैरियर के बाहर आराध्य का दिल टूट रहा था, लेकिन उसके पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं था। वो सिर्फ हेल्पलेस होकर देख सकती थी। हालांकि अगर लव ये हर्डल पार कर लेता तो फ्यूचर में वो फ्रीली सॉ कर पाएगा। बैंग 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 हैमर स्ट्राइक्स लगातार जारी रहीं। पलक झपकते एक आवर गुजर गया। शुरुआत में लव के शरीर से ब्लैक इम्प्योरिटीज निकल रही थीं। वे उसकी फ्लैश के इम्प्योरिटीज थे, लेकिन बाद में हर हैमर स्ट्राइक के साथ उसके शरीर से गोल्डन स्टारलाइट निकलने लगी। गोल्डन लाइट बेहद डैज़लिंग थी। आरव डिलाइटेड हो गया। होली बॉडी की ओरिजिन पावर आखिरकार बाहर आ गई। अब बस एंशिएंट सीक्रेट बॉडी एसेंस को पूरी तरह फोर्स आउट करना बाकी था। और उसी समय हिस बैरियर के बाहर कई स्पेशल रिफ्ट्स खुल गए। गुड शो देखने आए पावरफुल एक्सपर्ट्स एक के बाद एक पहुंचने लगे। सबसे पहले आने वाला था ओल्ड एंसेस्टर डीके, क्योंकि वो सबसे पास था। उसने सामने का दृश्य देखकर हॉरर से आंखें फैला दीं। ये क्या है? इतना टेरिफाइंग बैरियर, इतनी इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी। ग्राउंड पर फैले काउंटलेस स्पिरिट स्टोन्स और रेयर ट्रेजर्स। यहाँ तक कि उसकी कंपोजर भी टूट गई, वह अनायास ही निगल गया। फिर उसकी नज़र उस जाइगैंटिक स्पिरिट हैमर पर पड़ी। उसने हॉरर से पूछा, आरव आखिर किसे उस हैमर से मार रहा है? वह लड़का कौन है? ओल्ड एंसेस्टर डीके पूरी तरह स्टन रह गया। यह कोई सीक्रेट नहीं था कि आरव की एक डॉटर है। लेकिन ये लड़का, क्या यह आरव का बेटा था? उसने इतनी स्पिरिट स्टोन्स लूट और एक्सटॉर्ट सिर्फ इस मैजिक अरे को सेटअप करने के लिए की थी? आखिर वह करना क्या चाहता था? जब स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर शॉक में खड़ा था, तभी अचानक राज उसके बगल में प्रकट हुआ और कोल्ड वॉइस में बोला, बेहतर होगा कि तुम बिहेव करो और ट्रबल क्रिएट करने का ख्याल भी मत लाना, वरना तुम्हारा पूरा क्लैन खत्म कर दिया जाएगा। स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। उसने किया ही क्या था? वो तो सिर्फ एक्साइटमेंट देखने आया था। उसका ट्रबल क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो तुरंत रिस्पेक्टफुली बाव करते हुए बोला, सीनियर प्लीज मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिए, मैं सिर्फ देखने आया हूँ। राज कोल्डली बोला, अच्छा है। अगले ही मोमेंट वह गायब हो गया। ओल्ड एंसेस्टर डीके ने राहत की सांस ली। अब आरव किस लेवल पर पहुंच चुका था? क्या अब भी कोई ट्रबल क्रिएट करने की हिम्मत करता? वो तभी पॉसिबल था जब कोई खुद मरना चाहता हो। राज खासतौर पर उसे वॉर्न करने आया था। उसे लगा ये पूरी तरह वेस्टेड ट्रिप था। स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर के अलावा दो पियरलेस पावर हाउसेस भी साथ पहुंचे, डेमन एम्परर और डेमन लॉर्ड। लेकिन राज जानता था कि उनका आरव से रिलेशनशिप अच्छा है, इसलिए वो उन्हें वॉर्न करने नहीं गया। उनके साथ स्कारलेट विच भी आई थी। कुछ समय पहले आरव डेमन एम्परर पैलेस गया था। वो उससे ब्रीफली मिला और तुरंत चला गया था। अब बैरियर के भीतर का दृश्य देखकर स्कारलेट विच की आंखें फैल गईं। ये बैरियर के भीतर मौजूद लड़का बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। वह निश्चित रूप से उसका बेटा था, लेकिन उसे जन्म किसने दिया? स्कारलेट विच के मन में पहला सवाल यही उठा। फिर उसकी नज़र समृद्धि और बाकी महिलाओं पर पड़ी। आखिर में इंस्टिंक्टिवली उसकी नज़र आराध्य पर टिक गई। कारण सिंपल था, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रोकन दिख रही थी। वह निश्चित रूप से उसी की मदद थी, और सच कहें तो कई बार महिलाओं की इंट्यूशन बेहद एक्यूरेट होती है। हिस दो और स्पेशल रिफ्ट्स प्रकट हुए। ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर और माइटी बुल डेमन क्लैन के पियरलेस एक्सपर्ट नितेश प्रकट हुए। दोनों सामने का दृश्य देखकर अस्टॉनिश्ड रह गए। ये क्या है? इतनी इमेंस स्पिरिचुअल पावर और वह जायंट हैमर क्या है? लेकिन अगले ही मोमेंट राज दोनों के सामने प्रकट हो गया। उसने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम दोनों भी बिहेव करो, ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुमसे डेथ बैटल करूंगा। ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। नितेश भी ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रह गया। दोनों जल्दी से बोले, सीनियर वजी आप ओवरथिंक कर रहे हैं, हम सिर्फ देखने आए हैं। हाँ सीनियर, हमारे क्लैन और आरव के बीच पहले ही रेकन्सिलिएशन हो चुका है। राज ने कोल्ड स्नॉट किया। अच्छा है, और फिर वह गायब हो गया। उसे हर उस पावर हाउस को वॉर्न करना था जिसका आरव से कभी ग्रज रहा हो, ताकि वे कोई फुलिश एक्ट न कर बैठें। हिस इसके बाद और भी पियरलेस एक्सपर्ट्स आने लगे। रोहित,
अभय और हेवनली गॉड पैलेस के कई एक्सपर्ट्स भी क्यूरियोसिटी में वहां पहुंचे। उधर फ्लोटिंग पवेलियन से हेनरी भी आ गया। हाल ही में आरव फ्लोटिंग पवेलियन जाकर उसे लूट चुका था, इसलिए हेनरी भी समझना चाहता था कि आखिर आरव को इतनी स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत क्यों थी। लेकिन जैसे ही उसने बैरियर के भीतर स्पिरिट स्टोन माउंटेन देखा, वो पूरी तरह डम्फाउंडेड रह गया। इतनी स्पिरिट स्टोन्स, उसकी स्कैल्प तक सुन्न हो गई। रोहित और अभय भी शॉक रह गए। इतने टेरिफाइंग रिसोर्सेज, आरव आखिर क्या करने वाला था? इसी समय राज फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसने किसी और की तरफ नहीं देखा। उसने कोल्ड गेज के साथ सीधे हेनरी को घूरा। तुम बेहतर बिहेव करना, गलती मत करना। हेनरी लगभग रो पड़ा। उसने आखिर क्या किया था? वो तो सिर्फ शो देखने आया था। फिर वार्निंग सिर्फ उसे ही क्यों? क्या रोहित और बाकी लोगों को रिमाइंडर नहीं चाहिए था? ये ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन वो हेल्पलेस था। वरिष्ठ, चिंता मत करो, वो आज्ञाकारी रूप से सहमत कर गया। राज एक्सप्रेशनलेस होकर फिर गायब हो गया। हिस हिस हिस। समय के साथ और भी पेयरलेस एक्सपर्ट्स आसपास इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कि एंशिएंट डीमंस भी पहुँच गए, लेकिन सभी को राज ने पर्सनली वॉर्न किया। अगर किसी के मन में आरव को हार्म करने का स्लाइटेस्ट थॉट भी है, तो तुरंत उसे खत्म कर दे, वरना वो पर्सनली उनसे डेथ बैटल करेगा। बैरियर के भीतर आरव नेचुरली बाहर की हर सिचुएशन नोटिस कर रहा था। फॉर्मेशन सेटअप करने से पहले ही उसने अंदाजा लगा लिया था कि काउंटलेस एक्सपर्ट्स यहां देखने आएंगे, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की। इस समय उसे सिर्फ एक चीज की चिंता थी, क्या लव आखिर तक एंड्योर कर पाएगा? आरव ने हैवी ब्रीदिंग के साथ बुदबुदाया, लव। उसके फोरहेड पर वेन्स उभर आई थीं, पूरा शरीर स्वेट से भीग चुका था। स्पिरिट हैमर कंट्रोल करना बेहद मेंटली एग्जॉस्टिंग था। अगर स्लाइटेस्ट मिस्टेक हो जाती तो लव क्रिपल हो सकता था। फॉर्मेशन के सेंटर में लव लगातार स्क्रीम कर रहा था। उसे याद भी नहीं था कि वह कितनी हैमर स्ट्राइक्स सह चुका है, लेकिन अब उसके शरीर से डैज़लिंग गोल्डन लाइट निकल रही थी। हर स्ट्राइक के साथ उसके शरीर से और ज्यादा गोल्डन लाइट निकलती। बैंग बैंग बैंग। धीरे धीरे एनॉर्मस स्पिरिट हैमर आधे दिन तक लगातार गिरता रहा। इस दौरान लगभग हर पीएलएस एक्सपर्ट जिसे आरव जानता था वहां पहुंच चुका था, खासतौर पर डेमन रेस और मॉन्स्टर रेस के एक्सपर्ट्स। हाल ही में आरव ने उन सभी से फोर्सफुली स्पिरिट स्टोन्स एक्सटॉर्ट किए थे। अब बैरियर देखकर वे सभी टेरिफाइड थे। क्या आरव पागल हो गया है? इतने स्पिरिट स्टोन सिर्फ एक फॉर्मेशन के लिए? वो लड़का उसका बेटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? यह इनसेन है, बिल्कुल इनसेन। ये तो पूरे सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट की आधी रिसोर्सेज जैसी अमाउंट है। रिलीज कैलमिटी रेल्म के वे पीयरलेस एक्सपर्ट्स भी स्कैल्प टिंगलिंग फियर महसूस कर रहे थे। साथ ही उन्हें पिटी भी हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि इतनी टेरिफाइंग स्पिरिट स्टोन रिसोर्सेज वेस्ट हो रही हैं। वे नहीं जानते थे कि आरव आखिर क्या करने वाला है, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये सब वर्थ था? हालांकि उनमें कई एक्सपर्ट्स ऐसे थे जिनका पहले आरव से ग्रज था, लेकिन अब कोई रेकलेस एक्ट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राज की मौजूदगी में किसी में कॉन्फिडेंस नहीं था, और वे सभी जानते थे अगर इस समय किसी ने आरव को ट्रबल किया तो वह ईवल मॉन्स्टर उनके पूरे क्लैन को अरेज कर देगा। इसी दौरान एक एक्सपर्ट अचानक बोला, तुम लोगों ने नोटिस किया, उस लड़के की फिजिक अनयूजुअल लग रही है, और वे गोल्डन लाइट्स। दूसरा एक्सपर्ट बोला, नॉनसेंस, अगर फिजिक ऑर्डिनरी होती तो आरव ऐसी ग्रैंड फॉर्मेशन क्यों बनाता? फिर एक और शॉक्ड होकर चिल्लाया, नहीं देखो, उस लड़के का शरीर कलर चेंज कर रहा है। बैरियर के भीतर लव का शरीर पहले गोल्डन लाइट अमिट कर रहा था, लेकिन स्पिरिट हैमर स्ट्राइक्स बढ़ने के साथ उसका पूरा शरीर प्योर गोल्डन येलो में बदल गया। बैंग। एनॉर्मस स्पिरिट हैमर फिर गिरा, लेकिन इस बार क्रिस्प साउंड निकली। लव अचानक स्टन्ड हो गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि हैमर स्ट्राइक का पेन पहले जैसा इंटेंस नहीं रहा। आरव सीक्रेटली डिलाइटेड हो गया, एज एक्सपेक्टेड। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी की ओरिजिन पावर बड़ी मात्रा में बाहर आ चुकी थी। उसने डीप वॉइस में कहा, लिए पकड़ना, अब तुम्हें और जोर से ब्रेक थ्रू करना होगा। लव ने फर्मली जवाब दिया, यस फादर। अब वो हेल्पलेस होकर जमीन पर नहीं पड़ा था। अब वो स्पिरिट हैमर की ब्रूटल बीटिंग एंड्योर करने वाला पावरलेस चाइल्ड नहीं रहा। वो खड़ा हो चुका था,
और डायरेक्टली स्पिरिट हैमर का सामना कर रहा था। हर हैमर स्ट्राइक उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को टेरिफाइंग लेवल तक रिफाइन कर रही थी। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी सेम रेल्म में इनविंसिबल थी। उसकी फिजिकल बॉडी टॉप टियर मैजिकल आर्टिफैक्ट के बराबर थी। बैंग बैंग बैंग, नियरबाई स्पेक्टेटर्स पूरी तरह टेरिफाइड थे। बैरियर के पार से भी वे क्लियरली महसूस कर सकते थे कि उस लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी हॉरिफाइंग थी। नितेश शॉक्ड होकर बोला, ये फिजिकल बॉडी तो मेरी माइटी बुल डेमन क्लैन से भी स्ट्रॉन्गर है। साइड में खड़े ओल्ड एंसेस्टर डीके ने तुरंत मॉक किया, बा, तुम्हारी माइटी बुल डेमन क्लैन का कंपैरिजन ही क्या, इसके लिए तो किसी टर्टल शेल रेस को लाना पड़ेगा। असल में वो सच बोल रहा था। टर्टल शेल रेसेस की डिफेंस बेहद टेरिफाइंग होती थी, लेकिन उनकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी, वे किसी को भी उन्हें टर्टल कहने नहीं देते थे। उदाहरण के लिए, राज, उसकी डिवाइन सेंस लगातार सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रही थी, इसलिए उसने नेचुरली स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर की बात सुन ली। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली आइसी हो गया। उसने कोल्डली उसकी तरफ देखा। ओल्ड एंसेस्टर डी के तुरंत कांप गया। सीनियर मिसअंडरस्टैंडिंग। वो हर्डली अपॉलोजाइज करने लगा। उसे बेहद रिग्रेट हुआ। वो भूल गया था कि यह ओल्ड मॉन्स्टर भी टर्टल सेक्ट से जुड़ा हुआ था। नहीं, शैनवू टर्टल, राज ने कोल्ड स्नॉट किया। उसके पास इस ओल्ड डॉग से डील करने का समय नहीं था। हिज मैजेस्टी की प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद और हाफ डे बीत गया। अब लव का पूरा शरीर डैज़लिंग गोल्डन लाइट से ढका हुआ था। हालांकि वो अभी भी छोटा था, लेकिन उसके भीतर बाउंडलेस पावर थी। अब वो जायंट स्पिरिट हैमर की इम्पैक्ट फोर्स विथस्टैंड कर सकता था। लव को महसूस हो रहा था कि वह पहले से डजन्स ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो चुका है। उसे लग रहा था कि उसके एक पंच में माउंटेन्स डिस्ट्रॉय करने की पावर है। आरव ने फाइनली स्टेल ब्रेथ बाहर छोड़ी। अनॉमस स्पिरिट हैमर डिसपेट हो गया। उसने डीप वॉइस में कहा, ऑल राइट लव, अब फाइनल स्टेप शुरू होगा। लव एक्साइटमेंट से भरा हुआ बोला, यस फादर, फाइनल स्टेप। बस थोड़ी देर और एंड्योर करना था, फिर वो फाइनली कल्टिवेट कर पाएगा। आरव का एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली सॉलम हो गया। ये स्टेप डिफिकल्ट और पेनफुल होगी, लेकिन होल्ड ऑन करना। जी फादर। अगले ही मोमेंट बैरियर के भीतर स्पिरिचुअल एनर्जी वायलेंटली स्टर होने लगी। नीचे स्पिरिट स्टोन्स और ट्रेजर्स माउंटेन्स डैज़लिंग ग्लो अमिट करने लगे। उनकी स्पिरिचुअल पावर तेजी से राइज होकर गैदर होने लगी। धीरे धीरे वॉइड में कई थंडर क्लाउड्स कंडेंस हो गए। इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी। क्रैक क्रैक, थंडर क्लाउड्स के भीतर काउंटलेस टेरिफाइंग गोल्डन लाइटनिंग बोल्ट्स चमकने लगे। उनमें टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी भी थी। बूम, एक गोल्डन लाइटनिंग बोल्ट नीचे गिरा और सीधे लव की फिजिकल बॉडी पर स्ट्राइक हुआ। आह! लव पर लाइटनिंग गिर चुकी थी। उसके रोब्स पूरी तरह फट गए थे और उसका पतला शरीर बाहर दिखाई देने लगा था। स्पिरिचुअल लाइटनिंग की शक्ति हेवनली लाइटनिंग से बिल्कुल कम नहीं थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। स्पिरिचुअल लाइटनिंग जब शरीर पर गिरती थी तो वह सिर्फ फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करती थी, उसके भीतर मौजूद विशाल स्पिरिचुअल एनर्जी शरीर में प्रवेश कर उसे नरिश भी करती थी। इसी कारण लव का शरीर लगातार टूट भी रहा था और रिकवर भी हो रहा था। स्पिरिचुअल लाइटनिंग के बैप्टिज्म के बाद उसके सेक्रेड बॉडी की प्राइमल पावर और अधिक प्रबल होती जा रही थी। बूम बूम, एक के बाद एक टेरिफाइंग लाइटनिंग बोल्ट्स गिरते रहे। लव की स्क्रीम्स कभी बंद नहीं हुई। उसके शरीर पर क्रैक्स तक आने लगे थे। हालांकि हर बार लाइटनिंग डिसपेट होने के बाद वे क्रैक्स धीरे धीरे हील हो जाते थे, और हर हीलिंग के बाद लव की फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से अधिक टेरिफाइंग हो जाती थी। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी की शैकल्स एक एक करके टूट रही थीं। यही सबसे डेंजरस प्रोसेस था। सक्सेस और फेलियर सब कुछ इसी मोमेंट पर डिपेंड करता था। यहाँ तक कि आरव भी स्पिरिचुअल लाइटनिंग की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। वह हमेशा तैयार था कि अगर लाइटनिंग उसकी सीमा से बाहर चली जाए और लव की जान खतरे में पड़ जाए तो वह तुरंत जाकर उसे लाइफ सेविंग पिल खिला देगा। काउंटलेस गोल्डन लाइटनिंग बोल्ट्स लगातार गिरती रहीं। लव अनइमेजिनेबल टॉर्चर सह रहा था। ये सब तब संभव हो पाया क्योंकि पहले उसके शरीर ने स्पिरिट ड्रैगन बैप्टिज्म और स्पिरिट हैमर टेम्परिंग को एंड्योर किया था। अगर ऐसा न हुआ होता तो पहली ही स्पिरिचुअल लाइटनिंग उसके शरीर को शैटर कर देती। बूम बूम, 10 लाइटनिंग बोल्ट्स गुजर जाने के बाद लव धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइटनिंग की डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ अडैप्ट करने लगा। उसका शरीर और अधिक सॉलिड हो गया।
उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके भीतर बंधी चेन्स एक एक करके खुल रही हों। अपने बेटे में ये बदलाव देखकर आरव के चेहरे पर रिलीव्ड स्माइल उभरी। उसने कहा, लव, क्या हेवनली लाइटनिंग को और स्ट्रॉन्गर बनाया जाए? लव ने तुरंत फाइटिंग स्पिरिट से भरी आंखों के साथ सिर हिलाया। यस फादर। बूम बूम, गोल्डन लाइटनिंग बार बार लव को एंगल्फ करती रही, लेकिन अब वह गिर नहीं रहा था। उसका ऑरा लगातार स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था। बैरियर के बाहर ये दृश्य देखकर सभी स्टन रह गए। हर तरफ शॉक्ड गास्प्स गूंजने लगे। ये टेरिफाइंग है। वह लड़का मुश्किल से 4 या 5 साल का दिखता है और फिर भी लाइटनिंग एंड्योर कर रहा है। यह ऑर्डिनरी लाइटनिंग नहीं है। इसे आरव ने स्पिरिट स्टोन से क्रिएट किया है। इसमें रिजेनरेटिव पावर भी है। बुलशिट। रिकवरी पावर हो तो क्या हुआ? तुम खुद अपने बेटे को ट्राई करने दो। आसपास का इलाका अप्रो से भर गया। केवल लव की फिजिकल स्ट्रेंथ ही सभी को शॉक देने के लिए काफ़ी थी। ह्यूमंस हमेशा वीकेस्ट फिजिकल रेस मानी जाती थी, लेकिन लव तो कंप्लीटली एबनॉर्मल था। इतनी छोटी उम्र में उसने फिजिकली थंडर विदस्टैंड कर लिया था। पास खड़े नितेश ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बच्चे का टैलेंट शायद आरव से भी ज़्यादा फ्रीकश है? उसके शब्द सुनते ही आसपास साइलेंस छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सच हो सकता है। फादर और सोन दोनों ही मॉन्स्टर्स थे। आरव पहले ही टेरिफाइंग इनफ था, लेकिन उसका बेटा उससे भी ज़्यादा एबनॉर्मल दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ आराध्य ने राहत की सांस ली। जब उसने पहले लव के शरीर को क्रैक होते देखा था तब वह लगभग बैरियर के भीतर दौड़ने वाली थी, लेकिन अब लव पूरी तरह थंडर की शक्ति के साथ अडैप्ट हो चुका था। हर लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद उसके गोल्डन बॉडी से निकलने वाला लाइट और भी डैजलिंग हो जाता था। तभी क्रैकलिंग साउंड सुनाई दी। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी की एक शैकल टूट चुकी थी। आरव की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। लव, होल्ड ऑन, नीचे आने वाली थंडर और भी फियर्स होगी। लाइटनिंग आधे दिन तक लगातार गिरती रही और अंत में धीरे धीरे डिसपेट हो गई। इस दौरान लव के शरीर से काउंटलेस क्रिस्प साउंड्स आती रहीं। वे एंशिएंट सेक्रेड बॉडी की शैकल्स के टूटने की आवाजें थीं। लव फाइनली सक्सीड हो गया था। बैरियर के भीतर मौजूद काउंटलेस स्पिरिट स्टोन्स और रेयर ट्रेजर्स अब ऑलमोस्ट यूजलेस हो चुके थे। ये रिसोर्सेज लगभग पूरे स्टार्ट कॉन्टिनेंटल की आधी वेल्थ के बराबर थीं। रिमेनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी अनइमेजिनेबली अबंडेंट थी। आरव ने लंबी सांस छोड़ी और सैटिस्फाइड स्माइल उसके चेहरे पर उभरी। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी की शैकल्स टूट चुकी थीं। अब लव फाइनली नॉर्मली कल्टिवेट कर सकता था। बस उसे अधिक रिसोर्सेज चाहिए होंगी। लेकिन आरव को उसकी चिंता नहीं थी। स्पिरिट स्टोन्स खत्म हो तो वह फिर जाकर स्टील कर लेगा। इसके बाद आरव ने लाउडली कहा, लव, अपनी सारी पावर को डैंशन में गैदर करो। लव ने तुरंत सिर हिलाया। अगले ही मोमेंट आरव ने बैरियर के भीतर बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना शुरू कर दिया। वह एनर्जी मिलकर एक अनॉर्मस गोल्डन ड्रैगन में बदल गई। आरव ने शाउट किया, गो। गोल्डन ड्रैगन सीधे लव के डैंशन में घुस गया। बाउंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में फ्लड की तरह भर गई, लेकिन इस बार वह डिसपेट नहीं हुई। सारी एनर्जी उसके डैंशन में सेटल होने लगी। उसी समय लव का ऑरा स्टेडिली राइज करने लगा। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी स्वयं स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन वेपन थी। उसे किसी कल्टिवेशन टेक्निक या एंशिएंट स्क्रिप्चर की आवश्यकता नहीं थी। बॉडी टेम्परिंग रेल्म फर्स्ट लेवल, फिर सीधे 9th लेवल। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म फर्स्ट लेवल, फिर 9th लेवल पीक। फिर हेवनली रेल्म फर्स्ट लेवल, फिर 9th लेवल पीक। अंत में उसके डैंशन की शक्ति कंडेंस्ड हुई और सेक्रेड बॉडी की एसेंस एक्सप्लोड कर गई। एक डैजलिंग गोल्डन कॉर उसके भीतर फॉर्म हो गया, प्रोफाउंड कॉर रेल्म। लेकिन प्रोसेस यही नहीं रुकी। अगले ही मोमेंट गोल्डन कॉर शैटर हो गया और लव का प्राइमोडियल स्पिरिट कंडेंस होकर बाहर आया, प्राइमोडियल सोल रेल्म। लव ने एक ही बार में सोल रेल्म अचीव कर लिया। गोल्डन ड्रैगन पूरी तरह डिसअपियर हो गया क्योंकि उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर लव अब्जॉर्ब कर चुका था। इसके बाद बैरियर के भीतर स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे डिसअपेट होने लगी। आरव जानता था कि लव की फाउंडेशन अनस्टेबल नहीं होगी क्योंकि उसका शरीर अभी अभी टेम्परिंग और बैप्टिज्म से गुजरा था। लव ने अपनी नई शक्ति को महसूस किया और एक्साइटमेंट से भर उठा। फादर, मैं अभी बहुत पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। उसने एक्साइटेड होकर अपना छोटा फिस्ट वेव किया। जब उसने पैर जमीन पर पटका तो माउंटेन्स तक ट्रेम्बल करने लगे। इससे लव खुद स्टन रह गया। वह हक्का बक्का अपने हाथों को देखने लगा। हालांकि वो अभी सोल रेल्म में था, लेकिन उसकी ट्रू कॉम्बैट स्ट्रेंथ उससे कहीं अधिक टेरिफाइंग थी। सेम रैंक में वह प्रैक्टिकली इनविंसिबल था।
सोल रेल्म के भीतर शायद ही कोई उसका मुकाबला कर सकता था, सिवाय आरव जैसे मॉन्स्टर के। एंशंट रिकॉर्ड्स के अनुसार ये सब केवल उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से हुआ था। आरव ने अपने बेटे को देखते हुए सीक्रेटली एस्टिमेट किया कि शायद लव अब जयंत को भी डिफीट कर सकता है। जयंत अभी केवल सी ओपनिंग रेल्म 5th लेवल पर था, जबकि लव अभी मुश्किल से 5 साल का हुआ था। बैरियर के बाहर काउंटलेस पीयरलेस एक्सपर्ट्स पूरी तरह शॉक्ड थे। हर तरफ साइलेंस छा गया। क्या वह सच में ह्यूमन है? उसने सीधे सोल रेल्म रीच कर लिया। इतना ही नहीं, उसके ब्लड और ची की विगर नासेंट सोल रेल्म जैसी है। प्राइमोर्डियल सोल रेल्म के भीतर ये लिटिल मॉन्स्टर शायद इनविंसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? उसकी उम्र कितनी है? डेमन और मॉन्स्टर रेसर्स ने इमेंस प्रेशर महसूस किया। आरव पहले ही टिरानिकली डोमिनेट कर रहा था, लेकिन उसका बेटा उससे भी ज़्यादा मॉन्स्ट्रस दिखाई दे रहा था। 5 साल की उम्र में किसी ह्यूमन चाइल्ड का सोल रेल्म तक पहुंचना अनहर्ड ऑफ था, और उसकी स्ट्रेंथ तो सी ओपनिंग रेल्म कल्टिवेटर के बराबर थी। ये लिटिल मॉन्स्टर निश्चित रूप से फ्यूचर टॉप प्रोडिजी बनने वाला था। अब आसपास के पावरफुल एक्सपर्ट्स फाइनली समझ चुके थे कि आरव इतनी टेरिफाइंग रिसोर्सेज खर्च करने को क्यों तैयार था। वह अपने बेटे को रेस कर रहा था, हालांकि यह एक्स्ट्रावेगेंटली लग्जूरियस था, लेकिन रिजल्ट देखकर सबको लगा कि यह वर्थ इट था। पास खड़े निक ने भारी आवाज में कहा, इस बच्चे में एम्परर बनने की पोटेंशियल है। आसपास किसी ने उसकी बात डिनाई नहीं की। वास्तव में सबको लगा कि वह सही कह रहा है। अगर यह बच्चा अगले 300 ईयर्स तक सेफली ग्रो कर गया, तो शायद 10,000 ईयर कैलेमिटी भी अवॉइड की जा सकती थी। इसी समय आरव के सिर से मिरियड मैनिफेस्टेशंस बाहर निकला और उसने आसपास की फॉर्मेशंस डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। यह आरव का आदेश था। नियरबाई पावरफुल फिगर्स ने जब मिरियड मैनिफेस्टेशंस देखा तो उनके एक्सप्रेशंस बदल गए। वह क्या है? कैसा मैजिकल ऑब्जेक्ट है? क्या यह एंशिएंट बुक्स में रिकॉर्डेड मिरियड मैनिफेस्टेशन डाओ पैटर्न्स जैसा नहीं दिखता? फॉर्मेशन का नेचुरल एनिमी। आसपास फिर अपरोह मच गया। आरव के प्रति उनका फियर और बढ़ गया। ये टेरिफाइंग ट्रेजर उसने पहले कभी शो नहीं किया था। फॉर्मेशन मास्टर्स की नज़र में ये डिवाइन ऑब्जेक्ट था, यहाँ तक कि लोकेश भी इसे पाने का सपना देखता। अगर आरव और लोकेश गोस्ट वर्ल्ड वैली लौटे होते और लोकेश ने लोली देख लिया होता, तो शायद वह इसे स्टील करने की कोशिश करता, लेकिन आरव बिल्कुल काम रहा। अब वेल्थ कंसील करने का इरा खत्म हो चुका था। लोग जान भी जाएं तो क्या कर लेंगे? कुछ ही समय में लोली ने आसपास की सारी फॉर्मेशंस कंप्लीटली क्लियर कर दी। फिर आरव लव के पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरा। इस समय लव का पूरा शरीर गोल्डन लाइट रेडिएट कर रहा था। उसकी ऑरा बेहद पावरफुल थी। वह अभी होली बॉडी की शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए गोल्डन फॉर्म डिसपेट नहीं हो रही थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, चलो अपनी मदर के पास चलते हैं। लव एक्साइटेड होकर सिर हिलाने ही वाला था कि अचानक आसपास टेरिफाइंग गेल स्वीप करने लगी। आरव इंस्टेंटली स्टार्टल्ड हो गया। नियरबाई पावरफुल फिगर्स भी शॉक में आ गए। तभी एक पियरलेस एक्सपर्ट चिल्लाया, ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन है। सबकी नज़रें तुरंत आरव के पास खड़े छोटे लड़के पर टिक गईं। ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन निश्चित रूप से उसी के लिए आई थी। लव ने अचानक अपने ऊपर मलिशियस गेज महसूस की और डरकर तुरंत आरव की टांग पकड़ ली। फादर, आरव ने हल्की हंसी के साथ उसके सिर पर हाथ फेरा। डरो मत, सब ठीक है। अगले ही मोमेंट स्काई में डार्क क्लाउड्स गैदर होने लगे। पूरा आसमान डार्कनेस से ढक गया, जैसे एंड ऑफ द वर्ल्ड आ चुका हो। हर क्रिएचर जो नेचर के अगेंस्ट जन्म लेता है, अंत में डिवाइन कैलेमिटी को अट्रैक्ट जरूर करता है। वॉइड के ऊपर धीरे धीरे हेवनली क्लाउड का चेहरा कंडेंस होने लगा। उसने नीचे खड़े आरव को देखा और उसके होठों पर मॉकिंग स्माइल उभर आए। हेवनली क्लाउड का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। वह आरव के डिसेंडेंट्स को खत्म करना चाहता था। वह किसी भी हालत में मर्सी दिखाने वाला नहीं था। पूरे आकाश में डार्क क्लाउड्स फैल गए थे। थंडर और लाइटनिंग लगातार गर्जना कर रहे थे। क्रिम्सन क्लाउड्स ने पूरे स्काई को कवर कर लिया था। आरव ने ऊपर देखते हुए शांत स्वर में कहा, डायरेक्ट थंडर एंड फायर ट्रिब्यूलेशन। हेवनली क्लाउड, तुमने सच में बहुत मेहनत की है। यही वही थंडर एंड फायर कैलेमिटी थी जो पहले आरव के ट्रिब्यूलेशन रेल्म ब्रेक थ्रू के समय उतरी थी। आसपास मौजूद काउंटलेस पावरफुल एक्सपर्ट्स तुरंत पीछे हट गए। कोई भी इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के रेंज में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पास खड़ी आराध्या घबराकर चिल्लाई, लव, आरव। वो तुरंत दौड़कर आगे जाना चाहती थी, लेकिन समृद्धि ने उसे और तन्वी को पकड़कर तेजी से पीछे खींच लिया। उसने हरडली कहा, चिंता मत करो, आरव लव को कुछ नहीं होने देगा।
दूसरी तरफ डेमन एम्परर भी अपनी बेटी के साथ पीछे हट गया। क्रिम्सन विच के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वहीं राज गंभीर एक्सप्रेशन के साथ स्काई में बने हेवनली क्लाउड के चेहरे को देख रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि चाहे लव के पास एंशिएंट सेक्रेड बॉडी हो, लेकिन थंडर एंड फायर ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। स्काई में डार्क क्लाउड से बना विशाल चेहरा धीरे धीरे बोला। उसकी आंखों में टेरिफाइंग लाइटनिंग चमक रही थी। सुप्रीम हेवनली माइट हर दिशा में फैल गई। जो हेवंस को डिफाई करेगा उसे मरना होगा। आरव ने कोल्ड स्नेयर के साथ ऊपर देखा। उसने हेवनली क्लाउड की ओर बिल्कुल फियर नहीं दिखाया। तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो? हेवनली क्लाउड फ्यूरियस हो उठा। 9 प्रोविंसेस के इंसेक्ट्स मरने के योग्य हैं। हेवनली क्लाउड सबसे ज्यादा आरव को खत्म करना चाहता था, लेकिन पिछली ट्रिब्यूलेशन में वह उसे किल करने में फेल हो गया था। इस बार उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आरव के बेटे को डिस्ट्रॉय करेगा। आरव ने धीरे से लव की ओर देखा। लव, क्या तुम डर रहे हो? लव ने अपने छोटे फिस्ट्स कसकर भींच लिए। हालांकि वह केवल 5 साल का था और हेवनली क्लाउड का सामना कर रहा था, फिर भी उसने ग्रिटेड टीथ के साथ कहा, मैं नहीं डरता। आरव हंस पड़ा। उसकी हंसी कोल्ड और मैनिक दोनों थी। आज तुम्हारा फादर तुम्हें हेवनली कैलेमिटी डिस्ट्रॉय करना सिखाएगा। आरव की हंसी सुनकर हेवनली क्लाउड और अधिक एनरेज्ड हो गया। इंसेक्ट्स डाई। अगले ही मोमेंट टेरिफाइंग लाइटनिंग एंड फायर कैलेमिटी नीचे गिरी। रोलिंग फ्लेम्स और थंडर साथ साथ उतरे जैसे पूरा हेवन एंड अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर यह अटैक सीधे लव पर गिरता तो वह इंस्टेंटली ऑब्लिटरेट हो जाता। लेकिन उसी समय आरव के पीछे फीनिक्स धर्मा फॉर्म प्रकट हो गया। विशाल फीनिक्स इमेज ने आरव और लव दोनों को प्रोटेक्ट कर लिया। क्रिम्सन डेमोनिक फ्लेम्स आरव के शरीर से निकलकर लव के चारों ओर फैल गईं। लव शॉक्ड होकर चारों ओर की टेरिफाइंग ब्लू फ्लेम्स को देखने लगा। उन फ्लेम्स में अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्टिव पावर थी, लेकिन स्ट्रेंजली वे उसके लिए बिल्कुल जेंटल थीं और उसे प्रोटेक्ट कर रही थीं। अब लव सोल रेल्म तक पहुंच चुका था, इसलिए वह अपने फादर की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पहले से कहीं ज्यादा क्लियरली फील कर पा रहा था। उसी समय आरव के हाथ में हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड प्रकट हुई। उसने स्काई की ओर देखते हुए कोल्डली शाउट किया, कट। जेट ब्लैक स्वॉर्ड लाइट स्काई को चीरती हुई निकल गई। हेवनली लाइटनिंग और स्वॉर्ड लाइट की कलिजन से पूरा स्काई ट्रेम्बल करने लगा। आरव ने कोल्ड वॉइस में रॉर किया, तुम मेयर हेवनली क्लाउड होकर मेरे बेटे पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन उतारने की हिम्मत करते हो? तुम आखिर हो क्या? हेवनली क्लाउड फ्योरी से कांप उठा। डार्क क्लाउड्स में टेरिफाइंग लाइटनिंग फ्लैश होने लगी। 9 प्रोविंसेस के इंसेक्ट्स मरने के योग्य हैं। बूम बूम बूम। काउंटलेस टेरिफाइंग लाइटनिंग बोल्ट्स लगातार नीचे गिरने लगे, लेकिन आरव बिल्कुल अनकंसर्न दिखाई दिया। हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड लगातार स्लैश कर रही थी और सीधे हेवनली ट्रिब्यूलेशन की लाइटनिंग से क्लैश कर रही थी। अब आरव पहले वाला कल्टिवेटर नहीं था, वह 3rd लेवल ट्रिब्यूलेशन रेल्म तक पहुंच चुका था। हालांकि लव की फॉर्मेशन एक्टिवेट करने में उसने इमेंस एनर्जी कंज्यूम की थी, लेकिन हेवनली ट्रिब्यूलेशन के लिए उसे सप्रेस करना अभी भी इम्पॉसिबल था। बैटल के टेरिफाइंग शॉक वेव्स हर दिशा में फैल रहे थे। हालांकि आरव लव को प्रोटेक्ट कर रहा था, फिर भी कुछ आफ्टर शॉक्स उसे हिट कर रहे थे, लेकिन क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम की प्रोटेक्शन में लव पूरी तरह अनहार्म्ड रहा। आरव लिटरली अपने बेटे की जगह हेवनली ट्रिब्यूलेशन एंड्योर कर रहा था। रोलिंग थंडर भी उसे कुछ नहीं कर पा रही थी। हेवनली क्लाउड फ्यूरियस था, लेकिन कंप्लीटली हेल्पलेस भी। अंत में वह केवल धीरे धीरे डिसपेट हो सका। आरव वॉइड में टॉल खड़ा रहा। हेवनली क्लाउड के जाने से पहले उसने लगातार 2 स्वॉर्ड स्ट्राइक्स और छोड़े। स्काई में मौजूद डार्क क्लाउड्स 2 हिस्सों में कट गए। हेवनली क्लाउड का फेस मिजरेबल दिखाई देने लगा। आसपास मौजूद काउंटलेस पियरलेस एक्सपर्ट्स में अपरॉ मच गया। यह मैडमन है। 9 प्रोविंसेस का हेवनली क्लाउड अब बिल्कुल डिग्निटी खो चुका है। पहले हम हेवनली ट्रिब्यूलेशन से डरते थे, लेकिन आरव अनबिलीवेबल है। यहाँ तक कि वे पावरफुल एक्सपर्ट्स भी जो पहले आरव के एनिमीज थे, उन्हें भी एडमिट करना पड़ा कि वह टेरिफाइंगली इम्प्रेसिव था। बाकी कल्टिवेटर्स हेवनली ट्रिब्यूलेशन देखते ही फियर से कांपते थे, लेकिन आरव न केवल अपनी ट्रिब्यूलेशन के समय हेवन के खिलाफ अटैक कर चुका था, अब वह अपने बेटे की ट्रिब्यूलेशन भी फोर्सबली सप्रेस कर रहा था। हेवनली क्लाउड प्रैक्टिकली ह्यूमिलिएटेड हो चुका था। जब सब समाप्त हो गया तो आरव का फीनिक्स धर्मा फॉर्म धीरे धीरे डिसपेट हो गया। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम वापस उसके शरीर में लौट आए। वह लव को लेकर आराध्य और बाकी लोगों के पास वापस आया।
आराध्य की आंखें पूरी तरह रेड थीं, वो ऑलमोस्ट टेरिफाइड हो चुकी थी। उसने हर्डली पूछा, लव, आरव, तुम दोनों ठीक हो? आरव हल्के से हंस पड़ा, सब ठीक है। आराध्य तुरंत अपने बेटे के शरीर को चेक करने लगी। उसने महसूस किया कि लव का शरीर अब रॉक हार्ड हो चुका था। हर बार टच करने पर मेटालिक बैंग साउंड सुनाई दे रही थी। लव अभी भी नेकड था, इसलिए आराध्य ने हर्डली उसके रोब्स निकालकर उसे पहनाए। धीरे धीरे आसपास मौजूद पेयरलेस एक्सपर्ट्स डिस्पर्स होने लगे। डेमन एम्परर ने अपनी बेटी की ओर देखा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन क्रिम्सन विच एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोली, फादर, आप वापस जाइए, मैं नहीं जा रही। डेमन एम्परर ने हेल्पलेस साई छोड़ी जब उसने अपनी बेटी को आरव की ओर उड़ते देखा। आखिर उसने सिर हिलाया और चला गया। सच कहा जाए तो आरव के पास रहना अब किसी भी जगह से ज्यादा सेफ था। डेमन किंग, डेमन लॉर्ड और बाकी एंशिएंट डीमंस भी एक एक करके चले गए। सभी को मानना पड़ा कि यह स्पेक्टिकल अनबिलीवेबल था। आरव ने अपने बेटे की जगह हेवनली ट्रिब्यूलेशन विदस्टैंड की थी, और उसका बेटा भी इतना मॉन्स्ट्रस था कि उनकी ओन डिसेंडेंट्स उसके सामने इनसिग्निफिकेंट लग रहे थे। उसी समय तन्वी उत्सुकता से अपने ब्रदर के चारों ओर घूमने लगी। उसने गिगल करते हुए कहा, ब्रदर, तुम येलो क्यों हो गए हो? तुम बिल्कुल बिग टैबी कैट जैसे लग रहे हो। पास खड़ा शेरा तुरंत स्पीचलेस हो गया। लव ने अपने हाथों को देखा और कोशिश की। अगले ही मोमेंट उसने सेक्रेड बॉडी की एसेंस को वापस अपने डैंशन में गैदर कर लिया। गोल्डन बॉडी डिसअपियर हो गई और वह नॉर्मल ह्यूमन अपीयरेंस में लौट आया, हालांकि उसका शरीर अब भी बेहद रेजिलिएंट था। इसी समय क्रिम्सन विच आरव के पास पहुंची। उसने अनफ्रेंडली एक्सप्रेशन के साथ आरव को घूरा। आरव हंस पड़ा, स्कारलेट तुम आ गई, आओ मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। यह आराध्य है और वह लियाशांग। अब तुम सब सिस्टर्स हो, अच्छे से रहना। वह पहले से ही समृद्धि को जानती थी। क्रिम्सन विच ने समृद्धि को इग्नोर किया और इंस्टिंक्टिवली आराध्य की ओर देखा। आखिर वही लव की मदर थी। उसकी आइज जेलसी से भर गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुद आरव का चाइल्ड क्यों कंसीव नहीं कर पा रही। फिर उसने बबली लियांजहैंग को देखा जो उसे फ्रेंडली स्माइल दे रही थी। हेलो सिस्टर होंग, क्रिम्सन विच ऑकवर्डली बोली। ओह, ओके। हमेशा की तरह आरव ने रिलेशनशिप बिल्ड करने की जिम्मेदारी बबली लियांजहैंग पर छोड़ दी। सरप्राइजिंगली वे जल्दी ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गईं। डेमन रेस में स्ट्रॉन्ग मैन का एडमायर्ड होना कंप्लीटली नॉर्मल था। क्रिम्सन विच को आरव के आसपास और विमेन होने से फर्क नहीं पड़ता था। वह केवल इस बात से फ्यूरियस थी कि वह खुद प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही। इसके बाद राज धीरे धीरे आरव के पास आया। उसने रिस्पेक्टफुली बो किया और लगातार लव को ऑब्जर्व करता रहा। इस समय लव और तन्वी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज के साथ खेल रहे थे। कभी लव गोल्डन बॉडी एक्टिवेट कर लेता और कभी नॉर्मल फॉर्म में लौट आता। तन्वी इसे देखकर खुशी से हंस रही थी। पास में जयंत और रणबीर अस्टॉनिशमेंट के साथ ये सब देख रहे थे। बिलाल ने जयंत के शोल्डर पर पट करते हुए कहा, ओल्ड वे, तुम्हें जल्दी अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी पड़ेगी। सभी महसूस कर सकते थे कि लव के शरीर में इमेंस वाइटैलिटी और टेरिफाइंग पावर थी। प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो शायद वे अब उसके मैच नहीं थे। जयंत इरिटेटेड होकर बोला, बाकवास मत करो, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? लेकिन सच यही था कि लव की ग्रोथ टेरिफाइंगली फास्ट थी। 5 साल की उम्र में एक ही दिन के भीतर सोल रेल्म तक पहुंचना कंप्लीटली मॉन्स्ट्रस था। कुछ देर बाद राज ने लव को देखते हुए आरव से गंभीरता से पूछा, लॉर्ड, क्या आपने बच्चे के लिए ट्यूटर ढूंढने के बारे में सोचा है? वो क्लियरली टेम्प्टेड था। वह लव को अपना डिसाइपल बनाना चाहता था। आरव थोड़ी देर के लिए स्टन्ड रह गया। मास्टर, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? लव अभी केवल 5 साल का है, राज हर्डली बोला। बिल्कुल नहीं, अर्ली कल्टिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फाउंडेशन जल्दी बिल्ड करनी चाहिए। आरव ने थोड़ा सोचा। उसे लगा कि राज की बात रीजनेबल थी। वह खुद बहुत बिजी रहता था। अगर लव को कोई स्ट्रॉन्ग मास्टर मिल जाए तो यह अच्छा होगा। लेकिन तभी राज अचानक एक नी पर नील हो गया। लॉर्ड, ये ओल्ड मिनिस्टर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को विलिंगली एक्सेप्ट करता है। आरव सरप्राइज होकर बोला, तुम डेमन हो, क्या ये सूटेबल है? राज एक्साइटेड होकर बोला, परफेक्ट है। हमारी शैनवू टर्टल क्लैन की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ डिफेंस है। ये लव के लिए बिल्कुल सूटेबल है। आखिर आरव ने सिर हिलाकर अग्री कर लिया। 9 प्रोविंसेस में नोन एक्सपर्ट्स में राज पीक लेवल एग्जिस्टेंस था। राज इंस्टेंटली ओवरजॉयड हो गया। वह तुरंत लव के पास भागा और स्माइल के साथ बोला, लव, मुझे मास्टर कहो।
लव कंफ्यूज्ड होकर ब्लिंक करने लगा। मास्टर, फिर उसने सीरियसली पूछा, मास्टर क्या होता है? राज कंप्लीटली स्पीचलेस हो गया। आखिर लव अभी केवल 5 साल का बच्चा था। हालांकि उसका टैलेंट टेरिफाइंग था, लेकिन मेंटली वो अब भी चाइल्ड ही था। राज पेशेंटली समझाने लगा, मास्टर वह होता है जो तुम्हें कल्टिवेशन सिखाएगा और तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाएगा। लव की आंखें तुरंत चमक उठी। अगर मैं तुम्हें मास्टर कहूं तो क्या मैं स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा? राज जल्दी से बोला, यस, बिल्कुल। लव ने तुरंत अगला सवाल पूछ लिया, क्या मैं फादर जितना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा? राज ऑकवर्ड होकर बोला, वेल, शायद। लव फिर जेन्युइनली क्यूरियस होकर बोला, तो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तुम या मेरे फादर? राज कुछ पल के लिए कंप्लीटली साइलेंट रह गया। आखिर उसने हेल्पलेस होकर कहा, तुम्हारे फादर। ये सुनते ही लव ने इनोसेंस से पूछा, तो फिर मैं तुम्हें मास्टर क्यों बुलाऊं? लव का सवाल सुनकर राज पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। कुछ देर तक वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर जवाब क्या दे। आखिरकार मजबूर होकर आरव को बीच में आना पड़ा। उसने लव को समझाया कि राज को मास्टर कहना चाहिए। हालांकि लव अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था कि मास्टर का मतलब क्या होता है, लेकिन उसे इतना पता था कि अपने फादर की बात मानना हमेशा सही होता है। इस तरह बात खत्म हुई और सबने वापस लौटने का फैसला किया। राज एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ आरव की ओर देखकर बोला, योर मैजेस्टी, लॉर्ड, क्या मैं लव को अपने साथ ले जाऊं? ये सुनते ही आराध्य तुरंत एंग्शियस हो गई। नहीं, भले ही लव ने मास्टर एक्नॉलेज कर लिया हो, लेकिन एक मदर होने के नाते वह अपने बेटे को इतनी जल्दी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। आरव ने धीरे से उसे कंफर्ट किया, उसे जाने दो, सब ठीक रहेगा। आराध्य कुछ देर तक साइलेंट रही। आखिरकार उसने हेल्पलेस होकर सिर हिला दिया। लव अभी छोटा था। अगर अभी से उसकी फाउंडेशन प्रॉपर्ली तैयार हो जाए तो फ्यूचर में उसे बहुत फायदा मिलेगा। राज एक्साइटमेंट से लगभग कांप रहा था। उसने हर्डली कहा, लॉर्ड, मैडम, आप दोनों निश्चिंत रहिए, मैं लव का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके अनुसार अभी वो लव को केवल बेसिक मार्शल आर्ट्स और फाउंडेशन टेक्निक्स सिखाएगा। एडवांस कल्टिवेशन टेक्निक्स सिखाने की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ समय बाद वह लव को फिर उसकी मदर के पास वापस भेज देगा। ये सुनने के बाद आराध्य का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। दूसरी तरफ तन्वी की आंखें लाल हो गईं। उसने चाइल्डिश वॉइस में कहा, ब्रदर, जल्दी वापस आना और बिग कैट के साथ खेलना। लव भी इक्वली रिलक्टेंट था। उसने अपनी छोटी सिस्टर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद राज हेवनली सेक्ट के एक्सपर्ट्स और लव को साथ लेकर चला गया। लेकिन क्रिम्सन विच वहीं रुकी रही। उसने इस बार तय कर लिया था कि वह अब आरव को छोड़कर नहीं जाएगी। आरव मुस्कुराया, चलो घर चलते हैं। उसने क्रिम्सन विच से अपनी ह्यूमन एम्परर आइडेंटिटी छिपाने का कोई इरादा नहीं रखा था। ग्रुप स्पेशल नोट के जरिए टेंपल में वापस लौट आया। जैसे ही क्रिम्सन विच अंदर पहुंची, वह तुरंत शॉक्ड हो गई। ये जगह क्या है? टेंपल की लग्जरी और स्पिरिचुअल ऑर्डर आउटसाइड वर्ल्ड के किसी भी श्राइन या पैलेस से कहीं ज़्यादा टेरिफाइंग थी। उसी समय जमशेद जल्दी से दौड़कर आया। उसने घबराकर पूछा, योर मैजेस्टी, लव कहाँ है? आरव हल्के से हंसा और ब्रीफली समझाया, कुछ नहीं हुआ, वह राज के साथ गया है। ये सुनते ही जमशेद ने राहत की सांस ली। वह जेन्युइनली वरीड था कि लव के साथ कुछ एक्सीडेंट न हो गया हो। इसी दौरान क्रिम्सन विच को आरव की असली आइडेंटिटी का पता चला, एम्परर ऑफ कोशा। ये सुनते ही वह पूरी तरह स्टन्ड रह गई। लेकिन अगले ही मोमेंट उसे अचानक बहुत सी बातें समझ आने लगी। आखिर राज जैसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस आरव के सामने इतना रिस्पेक्टफुल क्यों रहते थे? सब कुछ क्लियर हो गया। क्रिम्सन विच ने इमीडिएटली कंप्लेन किया, तुमने यह बात मुझसे इतने समय तक छिपा कर रखी। आरव हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ बोला, मौका ही नहीं मिला। और आउटसाइड वर्ल्ड में मैं ओपनली ह्यूमन एम्परर होने की बात नहीं बता सकता। उसने पेशेंटली पूरा रीजन समझाया। क्रिम्सन विच वास्तव में एंग्री नहीं थी। आखिर मामला यही खत्म हुआ। आरव और बाकी लोग कुछ दिन तक क्वाइटली टेंपल में रहे। उसके बाद आरव ने पर्सनली क्रिम्सन विच को विदा किया। अब उसकी अगली प्लान सक्लूजन में जाने की थी। इस बार वह ट्रिब्यूलेशन रेल्म 9th लेवल तक पहुंचकर ही बाहर निकलना चाहता था और फिर रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा। लेकिन सक्लूजन से पहले आरव को एक और काम करना था। उसने पहले क्रिम्सन विच को डेमन एम्परर पैलेस तक सेफली पहुंचाया और डेमन एम्परर के साथ डिनर किया। उसके बाद उसने लीव लिया। फिर उसने लोकेश से कांटेक्ट किया ताकि वह गोस्ट वैली जाकर चांदनी से मिल सके। 2 दिन बाद लोकेश पर्सनली वॉइड को तय करके पहुंचा और आरव को साथ ले गया।
ब्लैक होल के बीच ट्रैवल करते समय लोकेश लगातार कंप्लेन कर रहा था, किड, तुम सच में बहुत जेनरस हो, तुमने अपने बेटे के लिए इतने स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर दिए। आरव इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ हंस पड़ा, बस कुछ स्पिरिट स्टोन्स और रिसोर्सेज ही तो हैं, सब फ्लीटिंग क्लाउड्स हैं। असल में आरव पहले सोच चुका था कि अगर स्पिरिट स्टोन्स कम पड़ गए तो वह लोकेश से भी बोरो कर लेगा। लोकेश पहले बेहद पुअर था, लेकिन आरव के साथ कई मेजर रेसेस को रॉब करने के बाद अब वह काफ़ी वेल्थी बन चुका था। अचानक लोकेश एक्साइटेड होकर बोला, बाय द वे, जल्दी मिरियड मैनिफेस्टेशंस डाओ पैटर्न निकालो, मुझे देखने दो। वह कोशा का टॉप टियर फॉर्मेशन मास्टर था। एंशंट बुक्स में दर्ज मिरियड मैनिफेस्टेशंस डाओ पैटर्न हमेशा से उसका ड्रीम ट्रेजर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा डिवाइन ऑब्जेक्ट आरव के पास मौजूद है। अगले ही मोमेंट मिरियड मैनिफेस्टेशंस आरव के सिर से बाहर निकला। 7 कलर्ड ग्लो लगातार उसके शरीर से फैल रही थी। लोकेश एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट कांप उठा। ये बिल्कुल एंशंट रिकॉर्ड्स जैसा ही है। वह उसे टच करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन स्वूश की आवाज के साथ लोली इंस्टेंटली पीछे हट गया, जैसे उसे जर्मोफोबिया हो। लोकेश कंफ्यूज्ड होकर बोला, यह क्या कर रहा है? आरव ने बिल्कुल रूथलेस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, इसे तुम गंदे लगते हो। आखिर आरव और लोली एक माइंड शेयर करते थे, इसलिए वह नेचुरली उसकी थॉट्स समझ सकता था। लोकेश पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। उसने 3 बार लोली को टच करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हुआ। अंत में इरिटेटेड होकर लोली वापस आरव के शरीर में घुस गया और फिर बाहर आने से ही मना कर दिया। आखिर दोनों गोस्ट वैली पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात चांदनी से हुई। वह ब्लैक रोब में खड़ी थी। उसके परफेक्ट फीचर्स और स्लेंडर फिगर हमेशा की तरह ब्रेथटेकिंग थे। आरव को देखते ही वह खुशी से उसकी ओर भागी और सीधे उसकी आर्म्स में कूद गई। आरव मुस्कुराया, कैसी हो? चांदनी ने सॉफ्टली कहा, ठीक हूँ, बस तुम्हें बहुत मिस करती थी। पास खड़ा लोकेश ये सब देखकर अटली स्पीचलेस हो गया, लेकिन उसका ध्यान अब भी लोली पर ही था। वह इम्पेशेंट होकर बोला, अब तो मुझे फिर से लोली देखने दो। आरव कामली बोला, मैंने कहा ना, उसे तुम गंदे लगते हो। लोकेश ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला था। आखिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आरव ने फिर लोली समन किया, लेकिन जैसे ही उसने लोकेश को देखा, वह तुरंत मुड़ा और वापस आरव के शरीर में चला गया। इस बार तो वह बाहर निकलने को पूरी तरह रिफ्यूज कर रहा था। लोकेश हेल्पलेस होकर लंबी साई छोड़ने लगा। क्यों, आखिर यह मेरा क्यों नहीं है? आरव बिल्कुल मर्सिलेस टोन में बोला, क्योंकि तुम गंदे हो। उसके बाद आरव चांदनी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। चांदनी नेचुरली अपना सारा समय आरव के साथ बिताना चाहती थी। चलते चलते आरव ने अचानक पूछा, बाय द वे, महिपाल और मनदीप कहाँ हैं? फ्लोटिंग पवेलियन इंसिडेंट के बाद वे दोनों गायब हो गए थे, यहाँ तक कि आरव को भी नहीं पता था कि वे जिंदा हैं या नहीं। चांदनी हंस पड़ी। उसने ब्रीफली समझाया कि दोनों अभी भी गोस्ट वैली में हैं। आरव कामली बोला, उनकी लक सच में बहुत अच्छी है। कभी कभी फूल सबसे लकी होते हैं। फिर उसने पूछा, मनदीप तुम्हें परेशान तो नहीं करता? चांदनी मुस्कुराकर बोली, नहीं, अब तो वे तुम्हें भगवान की तरह वर्शिप करते हैं। उन्होंने तुम्हारा ऑल्टर तक बना दिया है। ये सुनते ही आरव स्टन रह गया। क्या? वो तुरंत फ्यूरियस हो गया। मैं अभी जिंदा हूँ, फिर ये लोग मेरी पूजा क्यों कर रहे हैं? आखिर पूजा तो डेड पीपल की होती है। आरव कन्विंस्ड था कि दोनों ब्रदर्स उसे कर्स कर रहे हैं। वो तुरंत जाकर ट्रबल क्रिएट करना चाहता था, लेकिन चांदनी ने जल्दी से उसे रोक लिया और रीजन एक्सप्लेन किया। पहले आरव ने दोनों ब्रदर्स को स्लैप करके फॉर्सिबली अपने साथ फ्लोटिंग पवेलियन रॉबरी में शामिल किया। फिर उसने काउंटलेस स्पिरिट स्टोन्स एक्सटॉर्ट किए और सेफली निकल भी गया। बाद में उसने ट्रिब्यूलेशन रेल्म ब्रेक थ्रू करते समय हेवनली ट्रिब्यूलेशन को ओपनली चैलेंज भी किया। जब महिपाल और मनदीप ने ये स्टोरी सुनी तो वे पूरी तरह आइडोलाइज करने लगे। अब वे आरव के सबसे लॉयल फॉलोअर्स बन चुके थे। चांदनी फिर आरव को गोस्ट वैली के अंदर बने एक छोटे टेम्पल तक ले गई। ये टेम्पल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ हर दिन काफ़ी लोग आते जाते थे। फ्री टाइम में मनदीप और महिपाल खुद भी वहीं बैठते थे। अगर वे बिजी हों तो दूसरे लोग टेम्पल संभालते थे। अंदर आरव की पोर्ट्रेट लगी हुई थी और स्टोरी टेलर स्टाइल में उसकी ग्लोरियस डीड्स सुनाई जा रही थी। जैसे ही आरव और चांदनी पास पहुंचे, अंदर से आवाज आई। जब आरव केवल नासेंट सोल रेल्म में था तब उसने अकेले 3 रेसेस के इंटरसेक्शन में घुसकर 10 रिलीज रेल्म एक्सपर्ट से बैटल की थी और बबलू को मार गिराया था। ऐसा हीरोइक स्पिरिट और जीनियस पूरे कोशा में दूसरा नहीं। आरव तुरंत स्पीचलेस हो गया।
उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी स्टोरीज इस तरह सुनाई जा रही हैं। चांदनी साइड में खड़ी हंस रही थी। आरव टेम्पल के अंदर गया। वहां सभी रेसेस के क्रीचर स्टोरीटेलर को ध्यान से सुन रहे थे। सेंटर में आरव की पोर्ट्रेट रखी थी जो सरप्राइजिंगली बेहद हैंडसम बनाई गई थी। पोर्ट्रेट के सामने ऑफरिंग्स रखे थे, अल्कोहल, कैंडल्स, फूड, सब कुछ। आरव ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन की स्थिति में पहुंच गया। मैं अभी जिंदा हूं। इसी समय मनदीप ने अचानक टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट महसूस की। वह चौंक गया। कौन? उसने टर्निंग करके देखा। वहां आरव उसे कोल्ड स्टेयर से घूर रहा था। अगले ही सेकंड मनदीप एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट चीख पड़ा। लॉर्ड! आसपास बैठे सभी लोग स्टन रह गए। उन्होंने तुरंत उसकी गेज फॉलो की। अगले ही पल पूरा टेम्पल अप्रो से भर गया। आरव! सच में वही है, रियल आरव, लॉर्ड! अभी कुछ सेकंड्स पहले तक जो लोग स्टोरीटेलर की बातें सुन रहे थे, अब वे सब एक्साइटमेंट में लगभग पागल हो चुके थे। आरव पूरी तरह स्टन्ड रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आसपास मौजूद लोग उसे ऐसी बर्निंग आइज से घूर रहे थे कि उसके पूरे शरीर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी बिना कपड़ों वाली जवान लड़की को घूर रहा हो। आरव जेन्युइनली शॉक था। क्या महिपाल और मनदीप सच में पागल हो गए थे? क्या उन्होंने वास्तव में उसे भगवान मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी थी? हाल के दिनों में छोटे टेम्पल में हर दिन आरव की कहानियां सुनाई जाती थीं और वहां आने वाले लोग उसके सबसे फैनेटिक सपोर्टर्स बन चुके थे। यहां तक कि अब गोस्ट वैली में आरव की फेम आउटसाइड वर्ल्ड से भी ज्यादा हो गई थी। अचानक भीड़ में से एक आदमी एक्साइटमेंट से कांपता हुआ आगे बढ़ा और आरव के दोनों हाथ पकड़ लिए। लॉर्ड! आप सच में लॉर्ड हैं? आरव ऑकवर्ड होकर बोला। ओह हाँ! उस आदमी का पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांप रहा था। उसकी आंखें डिसबिलीफ से भरी हुई थीं। अगले ही पल बाकी लोग भी पागलों की तरह आगे बढ़ आए। लॉर्ड! कृपया मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। लॉर्ड! आप पोर्ट्रेट से भी ज़्यादा हैंडसम हैं। लॉर्ड! आपकी ऑरा सच में टेरिफाइंग है। चारों तरफ लगातार शोर मच गया। आरव हेल्पलेस होकर बोला, सब लोग काम डाउन, काम डाउन। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। इतने वर्षों बाद वे पहली बार असली आरव को सामने देख रहे थे। लेकिन इस केओस के बीच आरव ने अचानक कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। अगर मनदीप और महिपाल सच में उसके फैनेटिक एडमायरर्स थे तो वे दोनों एक्साइटेड होकर उसके पास क्यों नहीं दौड़े? इसके बजाय मनदीप दूर खड़ा उसे फियर भरी आइज से घूर रहा था। ये सीन शायद किसी और की नज़र में न आया हो, लेकिन आरव ने क्लियरली नोटिस कर लिया। हालांकि इस समय वह सपोर्टर्स की भीड़ में बुरी तरह घिरा हुआ था और खुद भी थोड़ा फ्लस्टर्ड हो गया था। आखिरकार चांदनी आगे आई और उसने स्थिति संभाली। उसने लाउडली कहा, एवरीवन, आरव यहाँ मनदीप से मिलने आए हैं। कृपया सब लोग शांत हो जाए। गोस्ट वैली में चांदनी की रेप्यूटेशन काफ़ी ऊंची थी और सभी जानते थे कि वह आरव की वुमन है। उसकी बात सुनकर भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। मनदीप भी जल्दी से आगे आया और ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, एवरीवन, प्लीज वापस जाइए। धीरे धीरे उसने सभी लोगों को छोटे टेम्पल से बाहर भेज दिया। अंत में टेम्पल के अंदर केवल आरव, चांदनी और मनदीप ही बचे। मनदीप के चेहरे पर फ्लैटरिंग स्माइल थी और वह एडमिरेशन से भरा हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में क्लियर फियर और एप्रहेंशन छिपी हुई थी। आरव ने उसे कोल्ड एक्सप्रेशन से देखा। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रखा है? मनदीप तुरंत फ्लुएंट टोन में बोलने लगा, लॉर्ड, हम दोनों सच में आपकी पूजा करते हैं। आप अब मेरे और मेरे भाई के दिल में सबसे रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं। उसकी स्पीकिंग एबिलिटी पहले से कई गुना इम्प्रूव हो चुकी थी। वह लगातार फ्लैटरिंग और ऑब्सीक्वियस बातें करता जा रहा था। आरव कुछ सेकंड्स तक उसे घूरता रहा और फिर हेल्पलेस होकर सिर हिलाया। आखिर में वह चांदनी के साथ बाहर निकल गया। जाते समय उसने कैजुअली कहा, इस जगह को स्पिरिट टैबलेट जैसा मत बनाओ, बैड लक होती है। आरव के जाते ही मनदीप ने लंबी राहत भरी सांस छोड़ी। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया जैसे किसी बड़े डिजास्टर से बच गया हो। रात के समय महिपाल वापस टेम्पल में आया। उसे देखते ही मनदीप जल्दी से दौड़ा। बिग ब्रदर, वह ईवल स्टार सच में यहाँ आया था। महिपाल की एक्सप्रेशन तुरंत टेंस हो गई। उसने कुछ कहा। मनदीप एक्साइटेड होकर बोला, नहीं। लेकिन जाते समय उसने कहा कि यह जगह फ्यूनरल हॉल जैसी मत बनाओ। बिग ब्रदर, तुम्हारा प्लान सच में काम कर गया। मुझे लगता है अब वह हम दोनों को ट्रबल नहीं देगा। महिपाल तुरंत हंस पड़ा। ऑफ कोर्स, अब हम उसके सपोर्टर्स हैं। वह हमारे खिलाफ क्या करेगा?
ये टेम्पल हमेशा रहना चाहिए, ये शरारत कभी बंद नहीं होना चाहिए, समझे? मनदीप तुरंत सिर हिलाने लगा। असल में ये पूरा क्रेजी आइडिया महिपाल का था। दोनों ब्रदर्स आरव से डीपली अफ्रेड थे। उनके और आरव के बीच पुरानी ग्रजेस थीं और वे जानते थे कि अगर भविष्य में आरव रिवेंज लेने गोस्ट वैली आ गया तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। खासकर अब जबकि आरव की स्ट्रेंथ टेरिफाइंग स्पीड से बढ़ रही थी, यहाँ तक कि शायद वैली मास्टर लोकेश भी अब आरव का मुकाबला न कर पाए। फियर और एंग्जाइटी में डूबे दोनों ब्रदर्स ने ये जीनियस प्लान बनाया। उन्होंने खुद को आरव के फनाटिक सपोर्टर्स बना लिया, टेम्पल बनवाया, उसकी ग्लोरियस स्टोरीज सुनाना शुरू किया, ताकि जब आरव ये सब देखे तो खुश होकर उन्हें छोड़ दे। सच कहें तो दोनों ब्रदर्स ने रिवेंज से बचने के लिए पूरी जान लगा दी थी। इसी दौरान स्मॉल टेम्पल के बाहर वॉइड के ऊपर हिडन होकर आरव और चांदनी सब कुछ सुन रहे थे। आरव ने हेल्पलेस साई छोड़ी। सच में इन दोनों की जिंदगी आसान नहीं रही होगी। फिर उसने चांदनी की तरफ देखा। क्या तुम्हें पहले से पता था? चांदनी का एक्सप्रेशन ऑकवर्ड हो गया। मुझे नहीं पता था। आरव नेचुरली अपनी ऑरा से दोनों की प्रेजेंस हाइड कर चुका था, इसलिए मनदीप और महिपाल उन्हें नोटिस नहीं कर पाए। पूरी सच्चाई सुनने के बाद आरव जेन्युइनली कन्विंस्ड हो गया। क्या टैलेंट है, उसने मटर किया। शुरू से उसका दोनों ब्रदर्स से रिवेंज लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब ये सब देखकर वह पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। आखिर में उसने कामली कहा, ठीक है, उन्हें मेरा फनाटिक सपोर्टर बने रहने दो, शायद एक दिन ये सब सच भी बन जाए। कुछ दिनों तक आरव गोस्ट वैली में रहा, उसके बाद उसने जाने का फैसला किया। इस बार वह चांदनी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था और निंगे नेचुरली इसके लिए तैयार थी। गोस्ट वैली के मेन हॉल के अंदर लोकेश अनहैप्पी एक्सप्रेशन के साथ बोला, नो, निंगे मेरी गोस्ट वैली की मेंबर है, तुम उसे ऐसे ही नहीं ले जा सकते। आरव कोल्ड टोन में बोला, मैंने तुम्हारे लिए इतने स्पिरिट स्टोन्स कमाए हैं, अब निंगे मेरी है। लोकेश विकट ग्रिन के साथ बोला, मैंने इतने समय तक तुम्हारी वुमन को सपोर्ट किया है, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। कैसा रहेगा अगर तुम मिरियड मैनिफेस्टेशंस डाओ पैटर्न मुझे दे दो? ये सुनते ही आरव का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो गया। उसने आईब्राव उठाकर कामली कहा, लास्ट स्पा में हम दोनों ने फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं की थी, क्यों ना आज लाइफ एंड डेथ बैटल कर लें? ये सुनते ही लोकेश तुरंत साइलेंट हो गया। आखिर अब वह आरव को बीट नहीं कर सकता था। कुछ सेकंड्स बाद उसने ऑकवर्ड कॉफ की, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम निंगे के लिए सिंसियर हो या नहीं। अब तुम दोनों जाओ। आरव बिना कुछ बोले चांदनी का हाथ पकड़कर टेलीपोर्टेशन अरे में घुस गया और दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद लोकेश ने लंबी साई छोड़ी और अपना माथा पकड़ लिया। मुझे उसे पहले ही लूट लेना चाहिए था। कुछ दिनों बाद आरव और चांदनी वापस स्टार्ट कॉन्टिनेंटल लौट आए। आरव सीधे उसे टेम्पल ले गया। जैसे ही तन्वी ने आरव को देखा, वह एक्साइटेड होकर दौड़ती हुई आई। फादर! आरव हंस पड़ा और उसे गोद में उठा लिया। चांदनी पूरी तरह कंफ्यूज थी। ये जगह क्या है? उसे अभी तक यह नहीं पता था कि आरव ह्यूमन एम्परर है। तब जमशेद ने पूरा सच एक्सप्लेन किया। सुनते ही चांदनी पूरी तरह डम्फाउंडेड रह गई। ह्यूमन एम्परर! हालांकि इनिशियल शॉक के बाद नेचुरली महिलाओं के बीच बातचीत शुरू हो गई। आरव को ऐसे मामलों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए बस इतना काफ़ी था कि वे आपस में लड़ाई न करें। इसके बाद आरव ने सेक्लूजन में जाने का फैसला किया। वो खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता था क्योंकि टेरिफाइंग कैलमिटी नज़दीक आ रही थी। उसने अपनी सभी विमेन को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ फ्यूचर कैटास्ट्रफी के बारे में बताया। दूसरे लोग भाग सकते थे, छिप सकते थे, लेकिन वह नहीं। उसकी विमेन भी उसे पूरी तरह सपोर्ट करती थीं और चाहती थी कि वह पीस ऑफ माइंड के साथ सेक्लूजन में जाए। आरव सीक्रेट चेंबर में घुस गया और टाइम तेजी से गुजर गया। देखते ही देखते एक पूरा साल बीत गया। इस दौरान उसने काउंटलेस एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स अब्जॉर्ब किए और उसकी कल्टिवेशन सीधे ट्रिब्यूलेशन रेल्म 7th लेवल पीक तक पहुंच गई। एक दिन उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आइज मेस्मराइजिंग रेडियंस से भरी हुई थीं। उसके शरीर से टेरिफाइंग लेकिन रिस्ट्रेन्ड ऑरा निकल रही थी। वह फाइनली सेक्लूजन से बाहर निकला। टेम्पल के अंदर समृद्धि, आराध्य, चियू लाइनचांग और चांदनी मौजूद थीं। तन्वी तुरंत एक्साइटेड होकर उसकी ओर दौड़ी। फादर! आरव मुस्कुराया। एक साल में तन्वी पहले से काफ़ी लंबी हो चुकी थी। आरव ने कुछ देर अपनी विमेन से बातचीत की और फिर हेवनली सेक्ट जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही आराध्य ने सुना कि वह हेवनली सेक्ट जा रहा है, उसने इंसिस्ट किया कि वह भी साथ जाएगी क्योंकि वह लव से मिलना चाहती थी। आरव नेचुरली अग्री हो गया।
अब उसकी विमेन एक दूसरे की प्रेजेंस की आदी हो चुकी थी और उनके बीच पहले जैसी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती थीं। आरव आराध्य को लेकर टेम्पल से निकला और केओस सी पहुंचा। उसने पहले ही हेवनली सीक्रेट टोकन के जरिए राज को इन्फॉर्म कर दिया था। डाओइस्ट राज पर्सनली उन्हें रिसीव करने बाहर आया और उन्हें हेवनली सेक्ट के अंदर ले गया। उसी समय पीछे गार्डन में लव बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। उसका शरीर विगर और वाइटैलिटी से भरा हुआ था, हालांकि उसका बॉडी छोटा था, लेकिन उसकी ऑरा बेहद टेरिफाइंग थी। पिछले 1 साल में उसकी कल्टिवेशन बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ चुकी थी। राज मुस्कुराकर एक्सप्लेन करने लगा, योर मैजेस्टी, लव अभी छोटा है, कल्टिवेशन लेवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, फाउंडेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी फाउंडेशन मिस हो गई तो बाद में उसे रिकवर करना इम्पॉसिबल होगा। आरव नेचुरली ये बात अच्छी तरह समझता था, आखिर उसकी ओन कल्टिवेशन भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से टेरिफाइंग थी। उसी समय आराध्य ने सॉफ्टली पुकारा, लव। अपनी मदर की आवाज़ सुनते ही लव प्रैक्टिस रोककर एक्साइटेड होकर दौड़ा। मदर, फादर। आराध्य ने तुरंत उसे अपनी आर्म्स में भर लिया। 1 साल से उसने अपने बेटे को नहीं देखा था, इसलिए वह बेहद इमोशनल हो गई। लव अब पहले से आधा सिर लंबा हो चुका था, उसके चेहरे की चाइल्डिशनेस भी कम हो गई थी, लेकिन आखिर वह अभी केवल 6 साल का ही था। आरव साइड में खड़ा अपने बेटे को ऑब्जर्व कर रहा था। हालांकि लव की कल्टिवेशन लेवल नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ शायद अब 10 जयंत के बराबर थी। एंशिएंट सीक्रेट बॉडी सच में टेरिफाइंग थी। कुछ देर बाद राज ने क्यूरियस होकर पूछा, योर मैजेस्टी, इस बार आने का रीज़न क्या है? आरव हल्का सा मुस्कुराया, मुझे सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करना है। राज सरप्राइज हो गया, सीक्रेट रेल्म? आरव ने कामली कहा, मैं आर्मर्ड वॉरियर्स से बैटल करके खुद को टेम्पर करना चाहता हूँ। यस योर मैजेस्टी। राज ने रिस्पेक्टफुली सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। उसके बाद आरव कुछ समय तक आराध्य और लव के साथ रहा। परिवार के साथ थोड़ी देर बिताने के बाद वह सीधे सीक्रेट रेल्म में प्रवेश कर गया। अब उसे अपनी स्ट्रेंथ को और शार्पन करना था और वर्तमान समय में हेवनली सेक्ट का सीक्रेट रेल्म उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। पलक झपकते ही 1 साल से अधिक समय बीत गया। आरव लगातार सीक्रेट रेल्म में कल्टिवेशन और कॉम्बैट ट्रेनिंग करता रहा। बाद में उसने वहीं सेक्लूजन भी शुरू कर दी। उसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग स्पीड से बढ़ती चली गई। काउंटलेस एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के ब्लेसिंग के साथ उसकी कल्टिवेशन सीधे ट्रिब्यूलेशन रेल्म 9th लेवल पीक तक पहुंच गई। अब कहा जा सकता था कि वर्तमान समय में आरव अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अवस्था में पहुंच चुका था। जब वो फाइनली सीक्रेट रेल्म से बाहर निकला तो उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा पहले की तुलना में काउंटलेस टाइम्स ज़्यादा टेरिफाइंग थी। यहाँ तक कि राज भी उसे देखकर शॉक्ड रह गया। उसने डिसबिलीफ भरी आवाज़ में पूछा, योर मैजेस्टी, आप ब्रेक थ्रू कहाँ करने वाले हैं? उसके लिए ये सब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आखिर आरव को ट्रिब्यूलेशन रेल्म में पहुंचे हुए 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे और वह पहले ही 9th लेवल पीक तक पहुंच चुका था। ऐसा कल्टिवेशन स्पीड तो पूरे कोशा के इतिहास में कभी नहीं सुना गया था, बल्कि काउंटलेस रेल्म्स में भी शायद किसी ने ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा होगा। हालांकि सभी लोग एक बात अच्छी तरह जानते थे, आरव के पास अवश्य कोई हेवन डिफाइंग अपॉर्चुनिटी या टेरिफाइंग सीक्रेट मौजूद था। लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक था। अगर इतना मॉन्स्ट्रस जीनियस बिना किसी सीक्रेट के होता तो वही सबसे स्ट्रेंज बात होती। आरव कामली बोला, आउटसाइड वर्ल्ड में ब्रेक थ्रू करूंगा, पहले कुछ प्रेपरेशंस करनी है। वह राज की चिंता समझ रहा था। आखिर हेवनली क्लाउड वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उसी को ख़त्म करना चाहता था। राज ने सिर झुका दिया, यस योर मैजेस्टी। उसने और कुछ नहीं कहा। सच तो ये था कि अब उसे भी नहीं पता था कि आरव आखिर कितना स्ट्रांग हो चुका है। वास्तव में आरव खुद भी अपनी वर्तमान लिमिट नहीं जानता था, लेकिन एक बात निश्चित थी, अब वो हेवनली विल से नहीं डरता था। चाहे हेवनली ट्रिब्यूलेशन पहले से कई गुना टेरिफाइंग क्यों ना हो जाए, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता। उसी समय लव आगे आया। अब वह पहले से काफ़ी लंबा हो चुका था। उसके ब्लड एंड वाइटैलिटी इतने पावरफुल थे कि वह किसी प्राइमोर्डियल बीस्ट कब जैसा लगता था। पास में आराध्य खड़ी मुस्कुरा रही थी। आरव ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। एंशिएंट सेक्रेट बॉडी सच में टेरिफाइंग थी। केवल फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पर ही लव डेमन और मॉन्स्टर रेसेस की सेम जनरेशन जीनियसेस को आसानी से सप्रेस कर सकता था। आरव हंसते हुए बोला, चलो डैड तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता है। लव तुरंत एक्साइटेड हो गया। पिछले 2 वर्षों से वह हेवनली सेक्ट में ही था और बाहर नहीं गया था। इसके बाद आरव लव और आराध्य को लेकर एक ह्यूमन सिटी घूमने गया ताकि वे पीसफुली एंजॉय कर सकें। आरव ने अपना अपीयरेंस तक बदल लिया।
आराध्य को बहुत कम लोग पहचानते थे और लव भी अननोन था। इस तरह तीनों ने पूरे 7 दिन साइट सीइंग करते हुए बिताए। 7 दिन बाद आरव दोनों को वापस टेम्पल लेकर आया। जैसे ही तन्वी ने उन्हें देखा, वह एक्साइटमेंट से दौड़ पड़ी। अब वह पहले से काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और उसका चेहरा कोलेजन से भरा हुआ अडोरेबल लग रहा था। फादर, ब्रदर, लव भी अपनी यंगर सिस्टर को देखकर खुश हो गया और तुरंत उसकी ओर दौड़ा। उसके हर कदम से पावरफुल गस्ट्स ऑफ विंड उठ रही थीं। इस बार सिर्फ जयंत ही नहीं बल्कि रणबीर तक होपलेस एक्सप्रेशन दिखाने लगा। वे समझ चुके थे कि अब लव को बीट करना इम्पॉसिबल है। इसी समय समृद्धि, चियू लाइनचांग और चांदनी भी बाहर आ गईं। वे सभी आरव की स्थिति पूछने लगी, लेकिन अब वे आरव की ऑरा तक प्रॉपर्ली सेंस नहीं कर पा रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई एंडलेस अबिस सामने खड़ा हो। आरव हल्के से हंसा। सब कुछ स्मूथली हो गया। अब कोशा में कोई दुश्मन नहीं बचेगा। अगर तुम सब बोर हो रही हो तो बाहर भी जा सकती हो। असल में महिलाएं लंबे समय से टेम्पल के अंदर रहकर बोर्ड हो चुकी थीं। हालांकि जमशेद स्पेशल नॉड्स के जरिए उन्हें बाहर भेज सकता था, लेकिन वे आरव के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती थीं। आरव कुछ दिनों तक टेम्पल में रुका और फिर हेवनली गॉड पैलेस के लिए निकल गया। इस बार उसने हेवनली गेट यूज नहीं किया बल्कि सीधे टोकन के जरिए अंदर प्रवेश किया और सबसे पहले सुनैना के साइड हॉल में पहुंचा। अब उसकी स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग हो चुकी थी कि पूरे हेवनली गॉड पैलेस में केवल कुछ ही लोग उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते थे। रोहित हमेशा की तरह अपनी डिवाइन सेंस का हिस्सा सुनैना के साइड हॉल के पास रखता था। आरव की ऑरा महसूस होते ही वह मेन हॉल में बैठा फ्राउंड हुआ, लेकिन अगले ही मोमेंट रिलैक्स्ड हो गया। ट्रिब्यूलेशन रेल्म 9th लेवल पीक टेरिफाइंग। उसने हेल्पलेस साई छोड़ी। उसे महसूस हुआ कि वह सच में बूढ़ा हो चुका है। नहीं, शायद ये कहना गलत था, क्योंकि अपने ईरा के सभी मॉन्स्टर्स को सप्रेस करने वाला रोहित भी आरव से कंपेयर नहीं हो सकता था। उधर अभय, आरुण और बाकी पेयरलेस एक्सपर्ट्स ने भी आरव की टेरिफाइंग ऑरा महसूस की। जब उन्हें पता चला कि वह आरव है तो वे डीपली शेकन हो गए। लेकिन सबसे अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन जयकांत का था। वह जेंग फैमिली के मेन हॉल में बैठा टेंस एक्सप्रेशन के साथ मटर कर रहा था। क्या वो उस ओल्ड बास्टर्ड का बदला लेने आया है? शायद नहीं। डैम इट, वह वापस क्यों आ गया यहाँ? ओल्ड बास्टर्ड से उसका मतलब लोकेश था। हाल के समय में आरव सक्लूजन में था। इसका फायदा उठाकर जयकांत लगातार लोकेश को ट्रबल दे रहा था। लोकेश हर दिन फियर और एंग्जाइटी में जी रहा था। शुरुआत में जयकांत कॉशियस था, लेकिन बाद में उसे यकीन हो गया कि आरव वास्तव में वहां नहीं है। इसके बाद उसने रघुवंशी फैमिली की डिफेंसिव फॉर्मेशन पर सीधे अटैक शुरू कर दिया। पूरे 1 दिन तक लगातार बम्बार्डमेंट करने के बाद वह फॉर्मेशन टूट गई। उस समय आरव टेम्पल में सक्लूजन में था, इसलिए उसने लोकेश की टेलीपैथिक क्राई फॉर हेल्प देखी भी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। उसकी नज़र में जयकांत वास्तव में लोकेश को नहीं मारेगा। ऊपर से रोहित भी मौजूद था, इसलिए कोई सीरियस समस्या नहीं होगी। जब सुनैना को ये पता चला तो वह जयकांत को रोकने गई, लेकिन जयकांत इंसिस्ट करता रहा कि वह लोकेश से लाइफ एंड डेथ बैटल करेगा। मजबूर होकर सुनैना ने रोहित से मदद मांगी, लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि रोहित ने भी इंटरवीन करने से मना कर दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि यह मेन का मैटर है। किसी को पता नहीं था कि लोकेश के आने की खबर सबसे पहले रोहित ने ही जयकांत को दी थी। अंत में रघुवंशी फैमिली की डिफेंसिव फॉर्मेशन टूट गई और जयकांत ने लोकेश को पकड़ लिया। नेचुरली लोकेश उसका ओपोनेंट नहीं था और मरने तक फाइट करने को तैयार भी नहीं था। आखिरकार जयकांत ने उसे ब्रूटली बीट किया। इसके बाद हर कुछ दिनों में वह लोकेश को पीटने पहुंच जाता। लोकेश पूरी तरह डोमैट बन चुका था, हालांकि जयकांत उसे मारने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर वह आरव का फादर इन लॉ था। ऊपर से हर बार जब वह लोकेश को पीटता, उसे साफ महसूस होता कि रोहित सीक्रेटली नियर बाय ऑब्जर्व कर रहा है। इस पूरे मैटर से सुनैना बहुत परेशान थी, लेकिन उसने आरव को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वह चाहती थी कि वह पीसफुली कल्टिवेट करे। साथ ही वह आरव का टेम्पर भी अच्छी तरह जानती थी। अगर वह वापस लौट आया तो कम से कम जयकांत की पिटाई तय थी। आरव ने उसे अपनी आर्म्स में खींच लिया और सॉफ्टली पूछा, सुनैना कैसी हो? सुनैना विजिबली हैगर्ड लग रही थी। जब आरव ने रीजन पूछा तो उसे पूरा ट्रूथ पता चला। आखिर लोकेश की स्ट्रेंथ ही क्या थी जो वह जयकांत को प्रोवोक कर पाता। आरव हल्के से हंसा। डोंट वरी, कल मैं यह मैटर सॉल्व कर दूंगा। सुनैना ने तुरंत रिमाइंड किया, लेकिन ज्यादा मत करना। अंकल जेंग हमेशा मेरे साथ अच्छा रहा है। आरव मुस्कुराया, चिंता मत करो। उसके बाद दोनों ने साइड हॉल में कुछ इंडिस्क्राइबेबल चीजें की।
अगले दिन आरव ने न तो नैना और वीना से मिलने एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट का रुख किया और न ही रघुवंशी फैमिली जाकर काव्य से मिला। इसके बजाय वह सीधे ज़ेंग फैमिली पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने ज़ेंग फैमिली की डिफेंसिव बैरियर को एक ही झटके में शैटर कर दिया और लाउडली घोषणा की कि वह जय कैंट से स्पा करना चाहता है। अगर जय कैंट रिफ्यूज करेगा तो यह उसके लिए डिसरिस्पेक्ट होगा। ये सुनकर जय कैंट ऑलमोस्ट रोने लगा। आरव, तुम अनरीजनेबल हो, मैं फाइट नहीं करूंगा। आखिर सामने वाला अब ट्रिब्यूलेशन रेल्म 9th लेवल पीक पर था। ऐसी फाइट कैसे संभव थी? लेकिन आरव कोल्ड स्माइल के साथ बोला, फाइट नहीं करोगे तो फिर मैं खुद शुरू करता हूं। अगले ही मोमेंट उसने टेरिफाइंग पंच मारा। थंडरस रोर के साथ टेरिफाइंग फिस्ट स्ट्राइक सीधे जय कैंट की ओर बढ़ी। जय कैंट हॉरिफाइड होकर डिफेंस करने लगा, लेकिन अब दोनों के बीच गैप बहुत बड़ा था। केवल एक पंच में ही जय कैंट खून उगलते हुए उड़ गया। पफ! जय कैंट टेरिफाइड होकर चिल्लाया, आरव, हमारा कोई ग्रज नहीं है। लेकिन आरव कोल्डली हंस पड़ा। मैं तो बस स्पा करना चाहता हूँ। डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनते ही जय कैंट तुरंत वॉइड तय करके भागने लगा, लेकिन अब वॉइड टेयरिंग टेक्निक्स भी आरव की नज़र में यूजलेस थीं। अगले ही पल आरव डिसअपियर हुआ और सीधे उस वॉइड रिफ्ट के सामने प्रकट हो गया जहां जय कैंट भागने की कोशिश कर रहा था। उसने एक और टेरिफाइंग पंच मारा। जय कैंट का आधा शरीर इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गया। हालांकि आरव उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने स्पिरिचुअल पावर यूज करके तुरंत अपना शरीर रिकवर कर लिया। जय कैंट पैनिक में चिल्लाया, आरव, तुम आखिर चाहते क्या हो? आरव कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हारी पिटाई करना चाहता हूँ। इसके बाद उसने लगातार अटैक्स शुरू कर दिए। जय कैंट पूरी ताकत से रेजिस्ट करता रहा, लेकिन 10 मूव्स के अंदर ही आरव ने उसे कंप्लीटली सप्रेस कर दिया। उसने सीधे जय कैंट की प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील कर दी और उसका फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जय कैंट पूरी तरह हॉरिफाइड था। एक एल्डर ऑफ हेवनली गॉड पैलेस को उसके अपने टेरिटरी में जूनियर ने सप्रेस कर दिया था। वह पैनिक में चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन आरव केवल कोल्डली हंसा, चिंता मत करो, बाद में छोड़ दूंगा। इसके बाद वह सील्ड जय कैंट को पकड़कर वहां से चला गया। चाहे जय कैंट कितना भी स्ट्रगल करता, सब यूजलेस था। अगर वह ज्यादा रेजिस्ट करता तो आरव सीधे उसके सिर पर थप्पड़ मार देता। तुम्हें तमीज से पेश आना चाहिए। मेरा टेम्पर बहुत खराब है, ये बात तुम भी जानते हो। सावधान रहना, नहीं तो अगर मैं गुस्सा हो गया तो सच में तुम्हें मार डालूंगा, आरव ने ठंडी आवाज में कहा। ये सुनते ही जयकांत तुरंत शांत हो गया। उसके बाद आरव उसे उठाकर सीधे रघुवंशी फैमिली की ओर ले गया और लोकेश से मिलने पहुंचा। इसी समय सुनैना पहले ही रघुवंशी फैमिली पहुंच चुकी थी। ये सब पहले से आरव के साथ तय था। उसने सुनैना से कहा था कि वह पहले पहुंच जाए, जबकि वह जयकांत का मामला खुद संभालेगा। ड्रैगन मैंशन अब बेहद लग्जूरियस हो चुका था। पहले ये सिंह फैमिली का मेन हॉल हुआ करता था, लेकिन अब इसे ड्रैगन मैंशन का मुख्य भवन बना दिया गया था। अंदर बैठे लोकेश का चेहरा सूजा हुआ था, बिल्कुल पिग हेड जैसा। कुछ दिन पहले ही जय कैंट ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी। वह घबराकर बोला, डॉटर, तुम्हें लगता है आरव सच में जय कैंट को संभाल पाएगा? रघुवंशी फैमिली पेट्रियार्क जुनैड भी नर्वस होकर बोला, सुनैना, क्या आरव ने बताया कि वह क्या करने वाला है? हाल के दिनों में पूरा रघुवंशी फैमिली कांस्टेंट फियर में जी रहा था। हर कुछ दिनों में जय कैंट आकर लोकेश को ब्रूटली बीट करता था और कोई कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं करता था। सभी डरते थे कि कहीं जय कैंट उन्हें भी साइलेंस न कर दे। सुनैना सॉफ्टली बोली, आरव ने डिटेल में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पास जरूर कोई तरीका होगा। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। पास ही काव्य एक्साइटमेंट से बाहर की ओर देख रही थी। वह ईगरली अपने ब्रदर इन लॉ के आने का इंतजार कर रही थी। नैना और वीनर भी वहां मौजूद थीं। यहाँ तक कि डेनिश और वसंत भी पहुंच गए थे। काव्य ने दोनों को खबर दी थी और इसी कारण वे भी देखने चले आए। 2 साल से ज्यादा समय स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में बिताने के बाद अब रघुवंशी फैमिली और एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के लोग आरव की टेरिफाइंग रेप्यूटेशन अच्छी तरह जान चुके थे। ये सचमुच एक टेरिफाइंग थाई था। डेनिश के मन में अब केवल पछतावा था। पहले वह किस बात में हेजिटेट कर रहा था? पूरा एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट यहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए था। आखिर यहाँ सिर्फ आरव का नाम लेना ही काफी था। कौन उन्हें छूने की हिम्मत करता? वास्तव में उनका यही प्लान था। वे चाहते थे कि आरव बाकी एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के लोगों को भी हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट ले आए। यहाँ उनकी कल्टिवेशन स्पीड तेजी से बढ़ रही थी, यहाँ तक कि वसंत जल्द ही नासेंट सोल रेल्म तक पहुँचने वाला था। इसी समय बाहर से जय कैंट की मिजरेबल चीख सुनाई दी, आरव, मुझे छोड़ दो।
उसके बाद आरव की कोल्ड थ्रेटनिंग वॉइस गूंजी, अगर ज़्यादा शोर मचाया तो यकीन मानो तुम्हारा मैनहुड काट दूंगा। ये सुनकर सभी शॉक रह गए और बाहर जाने ही वाले थे कि अगले ही मोमेंट आरव पहले से जयकांत को उठाए अंदर प्रवेश कर चुका था। ब्रदर इन लॉ, काव्य एक्साइटमेंट में आरव पर झपट पड़ी, लेकिन जयकांत की टांगें बीच में आ गईं। आरव मुस्कुराया, बाद में बात करूंगा। वीना और नैना भी बहुत एक्साइटेड थीं, लेकिन आसपास इतने लोगों को देखकर उन्होंने अपने इमोशंस दबा लिए। लोकेश स्टन रह गया। आरव ये उसे समझ ही नहीं आया कि आरव आखिर जयकांत को पकड़कर कैसे ले आया। वास्तव में कंफ्यूज तो जयकांत भी था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्काउंड्रल आखिर उसे यहाँ क्यों लाया है। प्लॉप, आरव ने जयकांत को जोर से जमीन पर फेंक दिया। जयकांत ग्रिटेड टीथ के साथ गरजा, आरव, तुम क्या चाहते हो? आरव ने कोल्डली कहा, बेकार की बातें मत करो, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है। इतना कहकर उसने जयकांत को 2 और किक्स मार दी। जयकांत फ्यूरियस होकर बोला, यह मेरा और लोकेश का पर्सनल फ्यूड है, इसका तुमसे क्या लेना देना? आरव ब्लडथर्स्टी स्माइल के साथ हंसा, उससे कोई लेना देना नहीं, वह मेरा फादर इन लॉ है। तुम खुद सोचो इसका मुझसे रिलेशन है या नहीं। मैं तुम्हारे मैटर में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मामला इतना ही सीरियस है तो आज मैं उसे ही मार डालता हूँ, फिर तुम्हें फ्यूचर में इस मैटर के लिए मुझे परेशान नहीं करना पड़ेगा। यू डेयर, जयकांत एंगर में दहाड़ा। आरव स्नियर्ड, तुम्हें लगता है मैं नहीं करूँगा? ये सुनकर जयकांत पैनिक में आ गया। वह अच्छी तरह जानता था कि यह इविल स्टार सच में ऐसा कर सकता है। आखिर उसने बबलू तक को मार दिया था, एक और व्यक्ति को मारना उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं था। सुनैना तुरंत घबरा गई। आरव, नहीं, उसने तो आरव से कहा था कि ज़्यादा आगे मत बढ़ना, लेकिन तभी उसे आरव की सीक्रेट टेलीपैथिक मैसेज मिली और वह तुरंत शांत हो गई। आरव कामली लोकेश की ओर मुड़ा, फादर इन लॉ, मैंने इसे सप्रेस कर दिया है, अब आप खुद अपना रिवेंज ले लीजिए, पहले इसे टुकड़ों में काट दीजिए फिर खत्म कर दीजिए। पूरा हॉल साइलेंट हो गया। लोकेश और बाकी सभी लोग कंप्लीटली डम्फाउंडेड रह गए। क्या आरव सच में चाहता था कि लोकेश जयकांत को मार दे? आरव बिल्कुल काम था, चिंता मत कीजिए, यहाँ कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसने हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड निकालकर लोकेश को दे दी, इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत शार्प है। पूरा हॉल फिर से साइलेंट हो गया। जयकांत ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया। आरव, तुम पागल हो गए हो क्या? उसे अब सच में लगा कि आरव उसे मरवा देगा, और सबसे ह्यूमिलिएटिंग बात यह थी कि वह खुद नहीं मार रहा था बल्कि लोकेश से मरवाना चाहता था। कांपते हुए लोकेश ने हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड पकड़ ली, लेकिन उसके दिल का डर खत्म नहीं हुआ। लोकेश, तुम डरे करते हो। जयकांत डेस्परेटली सील तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही मोमेंट आरव ने उसे एक पंच मारा और फिर से सप्रेस कर दिया। जयकांत जमीन पर खून उगलने लगा। फादर इन लॉ, जल्दी कीजिए, आरव ने कामली कहा। लेकिन लोकेश पैनिक में था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रघुवंशी फैमिली के बाकी लोग भी पैनिक में थे। हेवनली गॉड पैलेस के 5th एल्डर को मार देना मजाक नहीं था, बाद में वे लोग जी पाएंगे भी या नहीं। जुनैड भी जल्दी से आगे बढ़ा। आरव, यह सही नहीं है। जेंग फैमिली पावरफुल क्लैन है और वह हेवनली गॉड पैलेस का 5th एल्डर भी है। लेकिन आरव एक्सप्रेशनलेस बोला, तुम सही कह रहे हो, पहले इसे मार देते हैं, फिर मैं पूरे जेंग फैमिली को भी वाइप आउट कर दूंगा, एक भी जीवित नहीं बचेगा। ये सुनते ही सभी के चेहरे पेल पड़ गए। क्या यह ईवल स्टार सच में इतना मर्डरस था? बात बात पर पूरा क्लैन एक्सटर्मिनेशन। जयकांत पूरी तरह टूट चुका था। आरव, तुम हॉरेबल डेथ मरोगे। आरव स्नियर्ड, मैं हॉरेबल डेथ मरूंगा और तुम मुझे मार लोगे। फिर उसने लोकेश को फिर अर्ज किया, फादर इन लॉ, जल्दी कीजिए। लोकेश के हाथ कांप रहे थे। आरव बोला, स्वॉर्ड कंफर्टेबल नहीं है तो ये यूज कीजिए। उसने अर्थ डिस्ट्रक्शन ब्लेड भी निकाल कर लोकेश को दे दी। अब लोकेश के दोनों हाथों में टेरिफाइंग वेपन्स थे, लेकिन उसके शरीर से आरव जैसा कोई डोमिनियरिंग ऑरा नहीं निकल रहा था, वह पूरी तरह ट्रेम्बलिंग था। अंत में लोकेश हेल्पलेस होकर बोला, नो आरव, उसे मत मारो, उसने मुझे मारा जरूर है लेकिन किल नहीं किया, उसका मुझसे हेट करना नॉर्मल है, रहने दो। आरव कामली बोला, वह हर कुछ दिनों में आकर आपको पीटता है, क्या आप सच में इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? लोकेश हेल्पलेस साई छोड़ते हुए बोला, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं, अगर वह सच में मारना चाहता तो मेरे पास 1000 जान भी कम पड़ जाती। कुछ देर चुप रहकर उसने फिर कहा,
और सच कहूं तो मैं तन्वी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया था। ये सुनकर जयकांत का फ्यूरियस एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया, उसके थॉट्स पूरी तरह केओटिक हो गए। आरव फाइनली कामली बोला, अगर यही आपकी इच्छा है फादर इन लॉ, तो मैं मान लेता हूं, लेकिन फ्यूचर में अगर यह फिर ट्रबल देने आया तो मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लोकेश ने ग्रिटेड टीथ के साथ सिर हिला दिया, ठीक है। आरव ने हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड और अर्थ डिस्ट्रक्शन ब्लेड वापस स्टोरेज बैग में रख दिए, फिर उसने जयकांत की ओर देखा जो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ जमीन पर बैठा था। तुम लकी हो, अब निकल जाओ। उसने जयकांत की प्राइमोर्डियल स्पिरिट सील खोल दी। धीरे धीरे जयकांत की बॉडी रिकवर होने लगी और वह फिर से खड़ा हो गया। उसने डीपली लोकेश की ओर देखा, फिर आरव को देखा और साइलेंटली मुड़कर चला गया। वह बेवकूफ़ नहीं था, अब उसे आरव की असली योजना समझ आ चुकी थी। आरव उसे यहाँ सिर्फ इसलिए लाया था ताकि लोकेश उसे मार सके, लेकिन लोकेश ने रिवेंज लेने के बजाय उसे छोड़ दिया। अगर वह फ्यूचर में फिर लोकेश को परेशान करता तो वह सच में पिग और डॉग से भी बदतर होता। असल में आरव शुरू से ही उसे मारना नहीं चाहता था, ये सब केवल एक एक्ट था। लेकिन भले ही जयकांत समझ गया कि यह पूरा प्ले आरव ने रचा था, लोकेश के प्रति उसका इंप्रेशन सच में बदल गया, क्योंकि लोकेश की मसी फेक नहीं थी, वह वास्तव में उसे छोड़ना चाहता था। जब जयकांत फाइनली चला गया तो लोकेश ने लंबी साई छोड़ी। वह उसे मारने की हिम्मत कभी नहीं करता। आरव नहीं डरता था, लेकिन लोकेश डरता था। अगर उसने सच में हेवनली गॉड पैलेस के एल्डर को मार दिया होता तो क्या रोहित उसे छोड़ देता? अब तक आसपास के अधिकांश लोग आरव का इंटेंशन समझ चुके थे। वे बिटर स्माइल्स के साथ उसकी विजडम की प्रशंसा कर रहे थे। सच कहें तो ये ट्रिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने वाला आरव था। आखिर कौन जयकांत जैसे व्यक्ति को कैजुअली सप्रेस करके यहाँ ला सकता था? सुनैना सॉफ्टली आरव को देखकर बोली, थैंक यू। आरव मुस्कुराया, मेरे साथ इतनी पोलाइट क्यों हो? लोकेश ने जब आरव और सुनैना की बातचीत सुनी और आसपास मौजूद लोगों के अजीब भाव देखे तब जाकर उसे धीरे धीरे सारी बात समझ में आने लगी। तो ऐसा था, लोकेश अचानक समझ गया। फिर उसने आरव की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आरव हल्के से मुस्कुराया, अगर पहले बता देता तो बात असली नहीं लगती। जयकांत भी बेवकूफ़ नहीं है। असल में इस पूरे मामले का समाधान तभी संभव था जब जयकांत सच में लोकेश को माफ कर देता, तभी ये दुश्मनी खत्म हो सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद लोकेश ने फिर धीमी आवाज में पूछा, लेकिन अगर मैंने सच में अभी उसे मारने का फैसला कर लिया होता तो? आरव ने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, तो मार देते, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सुनते ही पूरा हॉल फिर से चुप हो गया, लोकेश, बाकी सभी लोग। लेकिन उसी समय लोकेश ने राहत की लंबी सांस भी छोड़ी। अभी जो कुछ हुआ था उसे देखकर साफ लग रहा था कि जयकांत शायद अब उसे परेशान नहीं करेगा। आरव के वापस आने की खबर मिलते ही रघुवंशी फैमिली ने पहले से एक ग्रैंड बैंक्वेट तैयार कर रखा था। भोज के दौरान डेनिश ने भी अपनी बात रखी। उसने उम्मीद जताई कि आरव भविष्य में एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के बाकी लोगों को भी गाइड करेगा। आरव ने नेचुरली कोई आपत्ति नहीं की। उसने डेनिश से कहा कि वह बाद में किसी को भेज देगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, डेनिश जल्दी से थैंकफुल होकर बोला। जैसे जैसे एक्सट्रीम इमॉर्टल सेक्ट के बुजुर्ग हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट में आरव के डीड्स के बारे में जानते जा रहे थे, वे उतना ही अधिक इमोशनल होते जा रहे थे। बैंक्वेट खत्म होने के बाद सुनैना चुपचाप अकेले चली गई। उसने जानबूझकर आरव को तीनों महिलाओं के साथ थोड़ा समय देने का फैसला किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसमें सचमुच मैट्रियार्क जैसा बेयरिंग था। उस रात आरव तीनों महिलाओं के साथ कैंडल लाइट में बैठा। वे देर रात तक बातें करते रहे। आरव उनकी परेशानियां सुनता रहा। आखिरकार रात गहराने के बाद वे सभी एक साथ सो गए। अब आरव की कल्टिवेशन पहले ही ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 9th लेवल पीक तक पहुंच चुकी थी। उसकी हर क्षमता में भारी वृद्धि हो चुकी थी। वह हर बैटल में इनविंसिबल बन चुका था और हर लड़ाई के साथ और भी मजबूत हो रहा था। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते 10 दिन गुजर गए। उसके बाद आरव अस्थायी रूप से हेवनली गॉड पैलेस छोड़कर निकल गया। अब वो पूरी तरह ट्रिब्यूलेशन रेल्म के साथ अडैप्ट हो चुका था और रिलीज रेल्म में ब्रेक थ्रू करने की तैयारी कर रहा था। इस ब्रेक थ्रू के लिए उसने राज को बुलाकर प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं कहा, क्योंकि अब उसकी जरूरत ही नहीं थी। आरव अब इतना शक्तिशाली हो चुका था कि पूरे कोशा में किसी भी एनिमी की उसे परवाह नहीं थी। अगर कोई ट्रबल पैदा करने की हिम्मत करता तो वह वापस लौटने की उम्मीद छोड़ सकता था।
यहाँ तक कि डेमन रेस के एंशिएंट बीइंग्स भी अब आसानी से आरव के खिलाफ मूव करने की हिम्मत नहीं करते थे। सभी जानते थे कि उसका हेवनली मिस्ट्री सेक्ट के साथ गहरा संबंध है। अगर आरव के साथ सच में कुछ हो जाता तो हेवनली सेक्ट पूरी ताकत से रिटेलिएशन करता। इस बार ब्रेक थ्रू के लिए आरव ने फिर वही जगह चुनी, 3 रेसेस का इंटरसेक्शन। कुछ ही समय बाद वॉन्डरिंग ब्लैक मार्केट के ऊपर फिर से थंडर और लाइटनिंग छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे अपोकलिप्स आ गया हो। इस बार की टेरिफाइंग ऑरा पहले से भी ज़्यादा भयानक थी। कई बिल्डिंग्स सीधे डिस्ट्रॉय हो गईं। भागो, जल्दी भागो, इस बार तो पिछली बार से भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। ओ माय गॉड, आखिर हो क्या रहा है? कोई ग्रेट बैटल कर रहा है या कोई हेवनली ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा है? पूरा वॉन्डरिंग ब्लैक मार्केट फिर केओस में डूब गया। जो जगह कभी पूरे स्टार्ट कॉन्टिनेंटल की सेफेस्ट हेवन मानी जाती थी अब वही सबसे डेंजरस प्लेस बन चुकी थी। ब्लैक मार्केट के सिटी लॉर्ड मैंशन के भीतर एक पावरफुल एक्सपर्ट जल्दी से मेन हॉल में पहुंचा और सामने बैठी ब्यूटीफुल वुमन से बोला, सिटी लॉर्ड, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये बहुत डेंजरस हो चुका है। सिटी की डिफेंसिव फॉर्मेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है। वो सुंदर महिला ही वॉन्डरिंग ब्लैक मार्केट की वास्तविक मालिक थी। हालांकि वह रेयरली सामने आती थी, उसकी स्ट्रेंथ रिलीज रेल्म 6th लेवल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कम लोग उसकी असली आइडेंटिटी जानते थे। यहाँ तक कि रिलीज रेल्म एक्सपर्ट्स भी सामान्यतः उसे कुछ फेस देते थे। इसी वजह से वॉन्डरिंग ब्लैक मार्केट इतने वर्षों तक स्टेबल बना रहा। लेकिन अब वह फ्यूरियस हो चुकी थी। यह आखिर कौन है? उसने गुस्से से कहा। उसे लगा जैसे ये सब कभी खत्म ही नहीं होगा। पहले बबलू और उसके लोगों ने आरव को घेरा था, फिर आरव ने यहीं ब्रेक थ्रू किया, बाद में उसने ग्रैंड फॉर्मेशन भी यहीं बनाया। वह आरव को अफेंड करने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन इस बार कौन था? और औरा पिछली बार से भी ज़्यादा टेरिफाइंग क्यों थी? वह बेहद एंग्री हो गई। पिछले इंसिडेंट्स के बाद वॉन्डरिंग ब्लैक मार्केट में आने वाले लोगों की संख्या पहले ही कम हो चुकी थी, और अब फिर वही डिजास्टर सामने आ गया था। ब्यूटीफुल सिटी लॉर्ड तुरंत सिटी लॉर्ड मैंशन से उड़कर बाहर निकली। वह खुद देखना चाहती थी कि आखिर यह कौन है। लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंची उसके चेहरे का रंग उड़ता गया, क्योंकि ट्रिब्यूलेशन वहीं हो रही थी जहां 3 रेसेस की टेरिटरीज मिलती थीं। इस समय आसमान में एंडलेस लाइटनिंग चमक रही थी। पूरा स्टारी स्काई पिच ब्लैक क्लाउड से ढका हुआ था और उनमें टेरिफाइंग क्रिम्सन लाइटनिंग लगातार कंडेंस हो रही थी। ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन है। ब्यूटीफुल सिटी लॉर्ड पूरी तरह स्टन्ड रह गई। ब्लैक मार्केट के भीतर रहते हुए उसे इसकी टेरिफाइंग नेचर का अंदाजा नहीं हुआ था, लेकिन करीब आने पर उसे समझ में आया कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन लगातार अपनी शक्ति जमा कर रही थी। इस बार हेवनली ट्रिब्यूलेशन ने पूरे स्काई को कवर नहीं किया था। इसके बजाय उसने अपनी सारी डिस्ट्रक्टिव पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर दी थी। और सबसे डेंजरस स्थान वही था जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन के ठीक नीचे था। हालांकि दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ब्लैक मार्केट सिटी लॉर्ड फिर भी साफ देख पा रही थी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन के नीचे सफ़ेद रोब्स पहने एक फिगर हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसके होठों पर मॉकिंग स्माइल थी और वह आसमान की ओर देख रहा था। आरव, ब्यूटीफुल सिटी लॉर्ड पूरी तरह डम्फाउंडेड रह गई। फिर वही है, एक बार फिर वही आदमी। उसी समय आरव की आवाज़ सीधे उसके कानों में गूंजी, यहाँ से दूर चली जाओ नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें खुद भुगतने होंगे। क्यों? सुंदर सिटी लॉर्ड तुरंत नाराज हो गई। असल में वह पहले ही आरव को उकसाना नहीं चाहती थी, खासकर तब जब उसने इतनी टेरिफाइंग हेवनली ट्रिब्यूलेशन अपनी आंखों से देख ली थी। लेकिन इस स्काउंड्रल ने उल्टा उसे ही वहां से भगा देने की बात कह दी, ऊपर से उसे थ्रेटन भी किया। ये बात उसे पूरी तरह फ्यूरियस कर गई। उसने दांत भींचते हुए गुस्से में कहा, तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। यह महिला जानबूझकर आरव को प्रोवोक करना चाहती थी, इसलिए वह और पास जाने लगी। वह देखना चाहती थी कि यह जिंक्स आखिर कर क्या सकता है। आखिर अभी आरव हेवनली ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा था। जो भी ट्रिब्यूलेशन अंडरगो करता है उसे पूरी तरह फोकस्ड रहना पड़ता है। एक पल का डिस्ट्रैक्शन भी जानलेवा हो सकता है। लेकिन उसी समय बूम, आरव ने हेवनली क्लाउड की ओर देखते हुए धीरे से पीछे मुड़कर एक पंच मारा। उसका ये पंच सुप्रीम डिवाइन माइट से भरा हुआ लग रहा था। उसके साथ टेरिफाइंग लाइटनिंग चमक रही थी और उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स पूरे आकाश को हिला देने के लिए काफ़ी थी। ब्लैक मार्केट की सिटी लॉर्ड फ्यूरियस हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव बिना हेजिटेशन सीधे हमला कर देगा।
उसने जल्दी से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पफ, वो जोर से ब्लड कॉफ करते हुए हजारों फीट दूर उड़ गई। उस एक पंच ने उसकी सोर्स पावर तक को डैमेज कर दिया। आरव की ठंडी आवाज तुरंत गूंजी, दफा हो जाओ, ये सिर्फ वार्निंग थी, अगर और करीब आए तो मर जाओगी। सुंदर सिटी लॉर्ड के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा फियर और एप्रहेंशन थी। वो समझ गई थी कि आरव ने जानबूझकर उसे नहीं मारा। अगर वो सच में किल इंटेंट रखता तो शायद वो अभी जिंदा भी नहीं बचती। आखिरकार उसने मुड़कर वहां से रिट्रीट कर लिया, अब वो वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आरव ने उसकी ओर दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं समझी। उसकी नज़र फिर आसमान में मौजूद हेवनली ऑर्डर पर जा टिकी, उसके होठों पर मॉकिंग स्माइल बनी हुई थी। इस बार हेवनली क्लाउड का चेहरा तुरंत सॉलिडिफाई नहीं हुआ। इसके बजाय वह लगातार स्ट्रेंथ गैदर कर रहा था। ये पहली बार था जब 9 प्रोविंसेस का हेवनली क्लाउड इतना सीरियस हुआ था। हेवनली ट्रिब्यूलेशन डिसेंड होने से पहले ही वह 9 प्रोविंसेस की प्राइमोर्डियल पावर अब्जॉर्ब करना शुरू कर चुका था। वो इस बार आरव को हर हाल में किल करना चाहता था। अगर यह एंड जिंदा रहा तो पूरे सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स और रिवर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी तक वायलेंटली सर्च करने लगी। ये केवल फ्रॉस्ट सिटी तक सीमित नहीं था, बाकी बड़े स्टेट्स में भी यही हो रहा था। इस बार आरव जिस ट्रिब्यूलेशन का सामना कर रहा था वह पहले से डजन्स ऑफ टाइम्स ज्यादा टेरिफाइंग थी। आरव ने स्नीयर करते हुए कहा, ही डर गए क्या? वॉइड के ऊपर रोलिंग ब्लैक क्लाउड्स लगातार गैदर होने लगे। धीरे धीरे उनमें हेवनली क्लाउड का फ्यूरियस चेहरा दिखाई देने लगा। तुम कीड़े, आज मैं तुम्हें मार दूंगा, आरव ने कोल्ड स्नीयर के साथ जवाब दिया। यही बात मैं भी तुमसे कहना चाहता था। उसकी आंखों में टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट चमक रही थी। उसकी रिस्ट पर मौजूद बाउंडलेस डिवाइन पर्ल 9 रंगों की डैजलिंग ग्लो छोड़ रही थी। बूम बूम, आरव की प्रोवोकेशन सुनते ही एनरेज्ड हेवनली क्लाउड ने टेरिफाइंग हेवनली लाइटनिंग बरसा दी। लेकिन आरव अपनी जगह से हिला तक नहीं, उसके चेहरे की मॉकिंग स्माइल तक गायब नहीं हुई। वह टेरिफाइंग लाइटनिंग उसके बाल तक को डैमेज नहीं कर सकी। आरव ने कैजुअली कहा, क्या हुआ, खाना नहीं खाया क्या? हेवनली क्लाउड और फ्यूरियस हो गया, किल। उसकी गर्जना पूरे हेवन एंड अर्थ में गूंज उठी। यह 9 प्रोविंसेस का मॉर्टल, यह इनसिग्निफिकेंट एंड कैसे हेवनली माइट का इतना अपमान कर सकता था? बूम बूम बूम, एक के बाद एक टेरिफाइंग लाइटनिंग बोल्ट्स लगातार गिरने लगे। लेकिन दुख की बात यह थी कि वे आरव को स्लाइटेस्ट भी हार्म नहीं कर पा रहे थे। आरव बिल्कुल काम खड़ा रहा, उसकी आंखों में हेवनली लॉस के लिए केवल डिस्डेन था। 2 घंटे गुजर गए, रोलिंग हेवनली थंडर का आरव पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने फिर स्नीयर किया, बस इतनी ताकत है। वॉइड में हेवनली क्लाउड का चेहरा ब्लड थर्स्टी और फेरोशियस हो गया। तुम कीड़े, आज तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब तक हेवनली क्लाउड द्वारा गैदर की गई प्राइमोर्डियल पावर पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी थी। वॉइड के भीतर टेरिफाइंग 9 कलर्ड लाइटनिंग कंडेंस होने लगी। ये लाइटनिंग तुरंत नहीं गिरी, वह लगातार अधिक शक्ति गैदर कर रही थी। उसका उद्देश्य केवल एक था, आरव को एक ही स्ट्राइक में अनाइलेट करना। और इस 9 कलर्ड लाइटनिंग में 9 प्रोविंसेस की हेवन एंड अर्थ ओरिजिन पावर भी समाई हुई थी। आरव ने स्नीयर करते हुए कहा, ही अब कुछ काबिलियत दिखाई दे रही है। उसे साफ पता था कि यह हेवनली ट्रिब्यूलेशन 9 प्रोविंसेस के ओरिजिन पावर से बनी हुई है। लेकिन फिर भी वह बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि अब वह इतना स्ट्रांग हो चुका था कि कोशर की लिमिट्स तक को सरपास कर चुका था। हेवनली क्लाउड फ्यूरियस रॉर के साथ गरजा, डाई बूम बूम, आखिर टेरिफाइंग 9 कलर्ड लाइटनिंग डिसेंड हुई। उसमें 9 प्रोविंसेस की हर प्रोविंस की प्राइमोर्डियल एनर्जी भरी हुई थी। आउटर रेल्म का हेवनली क्लाउड इस अंत को पूरी तरह अनाइलेट करना चाहता था। लेकिन ही आरव ने स्नीयर किया, उसके पीछे फीनिक्स इमेज प्रकट हो गई। फ्लेमिंग आर्मर उसके शरीर के चारों ओर फैल गया। बूम, टेरिफाइंग लाइटनिंग सीधे आरव के शरीर पर एक्सप्लोडेड हुई। उसकी आफ्टरशॉक ने पूरे सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट को शेक कर दिया। लेकिन बस इतना ही, 9 कलर्ड लाइटनिंग से स्ट्रक होने के बाद भी आरव बिल्कुल अनहार्म्ड था। उसने उल्टा हेवनली क्लाउड पर सार्कास्टिक रिमार्क फेंक दिया। वॉइड में हेवनली क्लाउड रेज से भर गया, यह इनसिग्निफिकेंट एंड यह 9 प्रोविंसेस का मॉर्टल, उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? बूम बूम,
एक के बाद एक 9 कलर्ड लाइटनिंग डिसेंड होती रही। हर स्ट्राइक पूरे हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट को ट्रेम्बल कर रही थी। काउंटलेस पीयरलेस एक्सपर्ट्स भय से कांप उठे, लेकिन फिर भी वे आरव को हार्म नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि आरव की वाइट रोब तक इंटैक्ट थी। पूरा स्टार्ट कॉन्टिनेंटल अपरोर में डूब गया। अब काउंटलेस पावरफुल फिगर्स समझ चुके थे कि क्या हो रहा है। आरव फिर से ट्रिब्यूलेशन अंडरगो कर रहा था, और यह ट्रिब्यूलेशन रेल्म से रिलीज ट्रिब्यूलेशन रेल्म में एडवांस होने की हेवनली ट्रिब्यूलेशन थी। आरव ने मॉकिंग टोन में कहा, थोड़ी और ताकत लगा सकते हो। केओटिक हेवनली लाइटनिंग उसके शरीर को स्लाइटेस्ट भी डैमेज नहीं कर पा रही थी। वॉइड में हेवनली क्लाउड फ्योरी से कांप रहा था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। वह लगातार 9 प्रोविंसेस की प्राइमोर्डियल पावर अब्जॉर्ब कर रहा था, फिर भी आरव को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। अब आरव की शक्ति हेवनली क्लाउड के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी थी। वह कोश की लिमिटेशंस तक को सरपास कर चुका था। 9 प्रोविंसेस में सामान्यतः कोई भी लाइफ स्लेइंग रेल्म तक एडवांस नहीं कर सकता था। इसलिए रिलीज कैलेमिटी रेल्म का पीक ही 9 प्रोविंसेस का सीलिंग माना जाता था। लेकिन आउटर रेल्म का हेवनली क्लाउड बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसके सामने खड़ा यह इनसिग्निफिकेंट एंट पहले ही लाइफ सेवरिंग रेल्म लेवल की शक्ति प्राप्त कर चुका था, और वो अभी भी केवल ट्रिब्यूलेशन रेल्म में था। हेवन फ्यूरियस था, लेकिन हेल्पलेस भी। इसी दौरान हिज लगातार पेयरलेस पावर हाउसेस वहां पहुंचने लगे, लेकिन इस बार देखने आए सभी एक्सपर्ट्स बहुत दूर रुक गए। कोई भी आसानी से करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि यह बहुत डेंजरस था। सिर्फ हेवनली ट्रिब्यूलेशन की रिमेनिंग और ही उन्हें कांपने पर मजबूर कर रही थी। वॉइड में हेवनली क्लाउड की कोल्ड वॉइस गूंजी, तुम कीड़े ज्यादा एरोगेंट मत बनो, अंत में तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। इसके बाद वह डिसपेट होकर जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि अब कोशा में ऐसा क्रिएचर पैदा हो चुका था जिसने लिमिटेशंस ब्रेक कर दी थीं। ये खबर तुरंत विच गॉड क्लैन तक पहुंचानी जरूरी थी। आसमान की कैलेमिटी क्लाउड्स धीरे धीरे डिसपेट होने लगीं, लेकिन उसी समय आरव की कोल्ड वॉइस गूंजी, ही मैंने तुम्हें जाने की परमिशन कब दी? उसकी किलिंग इंटेंट पूरे सराउंडिंग्स में फैल गई। मैंने कहा था, मैं तुम्हें मारूंगा। उसकी आवाज़ माइल्स तक गूंज उठी। आसपास मौजूद पीयरलेस एक्सपर्ट्स भय से कांप उठे। क्या आरव सच में हेवनली क्लाउड को डिस्ट्रॉय करने वाला था? वॉइड में हेवनली क्लाउड ने कोल्ड मॉकरी के साथ कहा, इनसिग्निफिकेंट एंट, क्या तुम मेरी आइडेंटिटी जानते हो, सिर्फ तुम्हारे जैसे? लेकिन आरव ने उसे बीच में ही काट दिया, तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो। बूम! आरव ने अपनी ऑरा पूरी तरह अनलीश कर दी। जब हेवनली ट्रिब्यूलेशन डिसेंड हुई थी, उसी समय उसने बाउंडलेस डिवाइन पर्ल की मदद से हेवनली क्लाउड की ऑरा को लॉक कर लिया था। असल में वह पहले से यही प्लान कर चुका था। वह इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन का इस्तेमाल करके आउटर रेल्म के हेवनली क्लाउड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। जब आरव 1000 ईयर सीक्रेट रेल्म में गया था जिसे ह्यूमन एम्परर ने छोड़ा था, तब उसने हेवनली क्लाउड के बारे में बहुत कुछ जाना था। उसे पता चला था कि हेवनली क्लाउड इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, लेकिन उसकी एसेंस को पकड़ना जरूरी होता है। हेवनली सेक्ट के सीक्रेट रेल्म में रहते समय उसने अभिलाष से भी हेवनली क्लाउड के बारे में कई बातें पूछी थीं। इसलिए आरव सब कुछ क्लियरली समझ चुका था। 9 प्रोविंसेस में कोई भी हेवनली क्लाउड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था सिवाय उसके, और हेवनली क्लाउड को डिस्ट्रॉय करने के लिए केवल 9 प्रोविंसेस की ओरिजिन पावर इनफ नहीं थी। उसके लिए ब्रेक थ्रू रेल्म लेवल की स्ट्रेंथ भी चाहिए थी, और अब आरव उस स्तर तक पहुंच चुका था। आरव सीधा वॉइड में छलांग लगाकर ऊपर पहुंच गया। उसकी ऑरा पूरे स्काई में अरप्ट हो गई। क्रैकलिंग वॉइड में क्रिस्प साउंड गूंजी। उसी क्षण आरव ने ट्रिब्यूलेशन रेल्म से सीधे कैलेमिटी रिलीज रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया। उसकी ऑरा कई गुना बढ़ गई। लाइफ सेवरिंग रेल्म कितना स्ट्रांग होता है, आरव नहीं जानता था। उसने कभी ऐसा एक्सपर्ट नहीं देखा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अब वो शायद उसे भी एक पंच में स्मैश कर सकता है। वॉइड में हेवनली क्लाउड का चेहरा हॉरर से भर गया। एंड तुम, ये कैसे संभव है? यह उसके 70,000 ईयर्स के इतिहास में पहली बार था जब 9 प्रोविंसेस का हेवनली क्लाउड डेंजर महसूस कर रहा था। कैलेमिटी क्लाउड्स तेजी से डिसपेट होने लगी। हेवन अफ्रेड हो चुका था। वह भागना चाहता था। जब तक वो शैडोज में हाइड हो जाए तब तक ह्यूमन एम्परर भी उसे फाइंड नहीं कर पाएगा। उसे तुरंत विच गॉड क्लैन को मैसेज भेजना था।
नाइन प्रोविंसेस जैसे स्लेव रेल्म में ऐसा एग्जिस्टेंस कैसे पैदा हो सकता है जिसने 10th रेल्म ब्रेक कर दी हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव इसी अवसर का इंतजार कर रहा था। गॉड फॉल्स। उसने आउटर रेल्म हेवनली क्लाउड की ऑरा को पूरी तरह लॉक कर लिया। अब वो कहीं नहीं भाग सकता था। आरव ने टेरिफाइंग पंच अनलीश किया। उस पंच ने कैलमिटी क्लाउड्स को पियर्स कर दिया। उसने एंडलेस स्काई को तय कर दिया, यहाँ तक कि स्टारी हेवंस तक को पंक्चर कर दिया। पूरा सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा। बाकी 8 कॉन्टिनेंट्स भी एक साथ शेक हो उठे। पफ। वॉइड के ऊपर एक फैंटम फिगर मिजरेबल हालत में नीचे गिरा। उसके चेस्ट में हॉरिफाइंग ब्लडी होल था। उसका चेहरा बिल्कुल वही था जो हेवनली क्लाउड के फेस का था। यह आउटर रेल्म हेवनली क्लाउड का वास्तविक बॉडी था, और अब वो सीरियसली इंजर्ड था, क्योंकि आरव के इस अटैक में ब्रेक थ्रू रेल्म की शक्ति के साथ 9 प्रोविंसेस ओरिजिन पावर भी शामिल थी। अगले ही पल स्वूश, आरव की फिगर इंस्टेंटली डिसअपियर हुई और वह सीधे घायल हेवनली क्लाउड के सामने प्रकट हो गया। उसने हेवनली क्लाउड की नेक पकड़ ली। उसकी आंखों में ब्लड थर्स्टी किलिंग इंटेंट चमक रही थी। हे मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम कोशा के ह्यूमन एम्परर हो। सारे सीरीज़ के आज एपिसोड आएंगे, चारों सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी आते रहेंगे एपिसोड। कभी कभार मिसिंग होता है। मैक्सिमम टाइम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और नई सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नई सीरीज़ अभी नहीं आई है तो इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक जरूर दे दूँगा। और ये भी सारी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूँगा।